स्टार्ट हो गया सर? मैसेज मिला आप लोगों को? असीमा, शिवास? यस सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा तो चलो सर स्टार्ट करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट का जो डिस्कशंस, बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज में हम लोग जो बात कर रहे थे बीसी के, हाँ, तो ये नॉर्मली फ्राइडे को मैं इस टाइम पे थोड़ा बीसी के करा देता हूँ आप लोगों को। तो बीसी के मतलब बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज, जो बेसिकली सीए फाउंडेशंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और एज वेल एज यही टॉपिक बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से कंपनी सेक्रेटरीज को भी करना पड़ता है। ठीक है। अब बात है सर कि ये टॉपिक में अभी क्या चल रहा है। सर अभी मैं आपको एकदम इंट्रोडक्शन लेवल में बता रहा हूँ कि बिजनेस एनवायरनमेंट का बेसिक एरिया क्या है। ठीक है। मतलब बिजनेस के बारे में क्यों जानना है, और इसके बारे में जो अलग अलग बिजनेस एनवायरनमेंट के ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रेटेजीज होते हैं, जो डिफरेंट बिजनेस एनवायरनमेंट में जो सिचुएशंस होते हैं, उसके बारे में स्टूडेंट्स को या फिर एक चार्टर्ड को, एक कंपनी सेक्रेटरीज को, एक कॉस्ट अकाउंटेंट को, या फिर कोई भी बिजनेस प्रोफेशनल्स को क्यों जानना चाहिए। बिकॉज एक बहुत ही सिंपल सा आइडिया है सर इसके पीछे। क्योंकि देखो, आप एक चार्टर्ड हो, ठीक है, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हो, तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट काम क्या है कि सर आपको क्यों बनाया गया। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो आप लोग सीएस करते हो या करने के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है, क्यों करने के बारे में सोचते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पार्लियामेंट एक्ट के तहत सीए को बना रहा है, सीएस को बना रहा है, सीएमए को बना रहा है। अब क्यों बना रहा है? इसके पीछे एक ही मकसद है सर, एक पर्पस। क्या पर्पस है बोलो तो? बिजनेस को डेवलप करना। कहां पर? इंडिया में। ठीक है। इंडिया में बिजनेस को डेवलप करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। आप समझ पा रहे हैं ना सर आप लोग? तो बिजनेस को डेवलप करना, अगर आप कभी भी जैसे कि सीएमए इंस्टीट्यूट का अगर आप देखोगे, उसका जो टैगलाइन है, जो स्लोगन है, कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस देयर इज अ सीएमए। ठीक है। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मतलब अगर कंपनी चलता है और उसका जो गवर्नेंस है वो सीएस के कारण होता है, कंपनी सेक्रेटरी के कारण। एज वेल एज बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस, ठीक है, मतलब फ्रॉम ए टू जेड कॉन्सेप्ट में अगर कोई है तो वो है चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अब सवाल ये उठता है कि एक चार्टर्ड को, एक कंपनी सेक्रेटरी को बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में मतलब एक बहुत ही अच्छा प्रायर नॉलेज होना चाहिए। और इसी चक्कर में ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है सर। ठीक है। इसका और कोई पर्पस नहीं है कि मतलब अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से समझोगे तो आप इसका रियल लाइफ इस्तेमाल कर पाओगे। मतलब जैसे कि जो सब्जेक्ट एरिया है, नॉर्मली एक चार्टर्ड करता क्या है, वो इनकम टैक्स समझता है, वो अकाउंट समझता है, वो फाइनेंस समझते हैं, कॉस्टिंग समझते हैं, जीएसटी समझते हैं, है ना सर? तो उनका रोल प्लेइंग बहुत बड़ा है सर। लेकिन अब ये सब सब्जेक्ट को यूज कहाँ करना है? अकाउंट जान के क्या करोगे? एक बिजनेस का अकाउंट ही तो डेवलप करना है। टैक्सेशन किसका होता है? एक इंडिविजुअल बिजनेसमैन का, या फिर कोई भी इंडिविजुअल जो कहीं बिजनेस में जॉब करते हैं, उनका जो सैलरीड होते हैं, है ना। जीएसटी किसका संभाला जाता है? जीएसटी रिटर्न वगैरह किसका होता है? कस्टम्स किसका होता है? जो बिजनेस करते हैं उसका होता है। तो गवर्नमेंट एक बहुत सिंपल सा रोल प्ले करना चाहता है कि भाई आप बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे चलता है इसको जानो। अगर आप बिजनेस एनवायरनमेंट कैसे चलता है अगर इसको नहीं जान पाओगे, तो फिर सीए बनने के बाद बहुत सारे लोग ना बंद हो जाते हैं। उसके बाद ना वो कंफ्यूज रहता है कि भाई आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ऐसे उतना होता नहीं है सर, क्योंकि ये जो रास्ता है ना, जर्नी ऑफ ए सीए, ठीक है, इसमें ना या सीएस जो भी हो, आप ऑटोमेटिकली आप समझ जाओगे कि होता क्या है। जब फार्म में प्रैक्टिस करोगे, ट्रेनिंग करोगे, तो ये सब ऑटोमेटिकली आप समझते रहोगे। बट एज ए सब्जेक्ट आप इस टॉपिक को जितना पढ़ोगे, जितना जानोगे, उतना और बेहतर, मतलब वो बोलते हैं ना, निखार के निकलोगे सर। ठीक है। तब के क्या होता है, जितना तपेगा उतना सोना होता है ना सर? मतलब सोना, सोना कैसे होता है सर? जानते हो आप लोग? बोलते हैं कि तब के ही सोना होता है। सोना होने में थोड़ा समय देना पड़ता है सर। अच्छा, जैसे कि मैं आपको लास्ट दिन बता रहा था कि एक बिजनेस कमर्शियल नॉलेज के बारे में मेन मेन क्या क्या पॉइंट आपको जानना चाहिए, जो मैंने लास्ट वीक के क्लास में बताया था। आई थिंक मैंने संडे को ये क्लास करवाया था आप लोग, है ना? संडे करवाया था कि नहीं करवाया था? हाँ सर। तो जब मैंने संडे ये चीज कराया था, तब मैंने ये चीज के बारे में आपको बताया था कि सर बीसी के अंदर क्या क्या होता है। तो एक आइडिया मैंने आप लोगों को दिया था, जैसे कि आप देख सकते हो कि इसमें हम लोग एक इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है?
मतलब इसमें बेसिकली ये जो इकोनॉमिक हो या नॉन इकोनॉमिक, इसके बारे में मैंने लास्ट दिन नहीं बताया था। लास्ट दिन तो मैं आप लोगों को पाकिस्तान का क्राइसिस के बारे में बता रहा था, है ना, कि बिजनेस एनवायरनमेंट अगर प्रॉपरली रन ना हो, पाकिस्तान का क्या हालत हुआ है आप लोग खबर देख रहे हो शायद, है ना। आटा 150-200 टका केजी चल रहा है। अंडा का दाम पता है आपको पाकिस्तान में क्या हुआ है सर? हाँ, बेसिक जो हम लोग बंगाली में बोलते हैं डीम, हाँ, ये जो अंडा होता है या एग, जो रेगुलर बेसिस में लोग प्रोटीन पुष्टि के लिए खाते हैं, एक डजन अंडा का दाम चल रहा है 300-350 टका। 3 से लेके 350 तक का दाम चल रहा है। आप समझ सकते हो कि बिजनेस एनवायरनमेंट में चिकन का तो नाम ही मत ले रहे हैं। मतलब कम से कम 650-700 के आसपास चिकन का प्राइस चल रहा है केजी में, ठीक है। आलू का दाम चल रहा है कम से कम 80 टका 90 टका केजी। हाँ, हम लोग यहाँ पर 30-35 में आलू खा रहे हैं सर। हाँ, तो बात क्या है सर? बात ऐसा है कि ये जो बिजनेस एक्टिविटी है ना, इसको प्रॉपरली करना है सर, प्रॉपरली। जो किसान खेती करता है ना, वो भी बिजनेस एक्टिविटी करता है ना। और जो रिलायंस या जोमेटो जैसे कोई भी बड़ा कंपनी, वो भी बिजनेस एक्टिविटी करता है। तो हमें ना ये फर्क करना है आज कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है। और फिर इकोनॉमिक एक्टिविटी में बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशंस क्या होता है, और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब, है ना। तो ये इशू में बात करेंगे। और ये बिजनेस के जो कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर हम लोग अलग अलग ट्रेड कॉमर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, कि क्या क्या एक्टिविटी करना पड़ता है, कितना तरीके का बिजनेस हो सकता है, मतलब हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बिजनेस यू कैन बिल्ड। माइक्रो कर सकते हो, स्मॉल कर सकते हो, मीडियम कर सकते हो, लार्ज कर सकते हो, ठीक है। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से बना सकते हो सर। छोटा से ही बड़ा चीज बनता है ना। और जिसके पास बहुत बड़ा होता है, अगर वो काम नहीं करता तो वो दिन के दिन छोटा हो जाता है, समझ रहे हैं सर। मतलब मानो किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत जमींदारी है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, अगर उसको और बड़ा नहीं करेगा या फिर उसको मेंटेन नहीं करेगा तो दिन के दिन क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर आप आज आप कुछ नहीं हो, है ना, अगर आप किसी भी बड़े बिजनेसमैन की कहानी ढूंढ लो सर, चाहे रिलायंस ले लो, टाटा ले लो, है ना, ये लोग पैदा इसी रिलायंस या टाटा नहीं रखा है सर, ये लोग बना है सर। कभी माइक्रो था, फिर स्मॉल था, फिर मीडियम हुआ, फिर लार्ज हुआ, और आज दुनिया में, भारत में राज कर रहा है। तो एक प्रोफेशनल बनने में भी, जैसे आप लोग प्रोफेशनल बनोगे ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट बिजनेसमैन होते हैं क्या? बिल्कुल होता है, ठीक है। चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, ये लोग बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एक बड़ा नाम ले सकता हूँ, आपको अभी याद आ रहा है मुझे। जैसे मानो कि अगर आप बिरला ग्रुप का जो ओनर है, आप लोग बिरला कंपनी के बारे में सुने हो ना, बिरला सीमेंट, पैंटालून्स, है ना, बहुत सारी चीजें होता है बिरला का। जैसे उसका जो सीईओ है, मतलब चीफ जो डायरेक्टर है सर, मेन हेड है, आदित्य बिरला, सॉरी कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला पहले थे, कुमार मंगलम बिरला। कुमार मंगलम बिरला एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके बाद उन्होंने बिजनेसमैन हुआ। अगर आप बड़े वॉरेन बफेट का, मतलब जैसे भारत का वॉरेन बफेट कहा जाता है, रिसेंटली उनका डेथ हुआ सर, राकेश झुंझुनवाला, स्टॉक मार्केट एरिया में, मतलब उनका इन्वेस्ट, मतलब इंडिया का टॉप 50 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। लेकिन वो भी चार्टर्ड है, बट वो प्रोफेशनल चार्टर्ड नहीं किया, मतलब कंप्लीट करने के बाद वो इन्वेस्टर बन गया, प्रोफेशनल स्टॉक इन्वेस्टर। तो आप बिजनेसमैन बन जाओ, इन्वेस्टर बन जाओ, या जो भी आपका फील्ड है, ठीक है, वट एवर फील्ड यू वांट टू चूज, लाइक जो भी ऑडिटिंग फील्ड जो नॉर्मली एक चार्टर्ड लोग करते हैं, सीएस लोग करते हैं, अपना फार्म बना के बैठ जाते हैं, आप वो फील्ड भी चूज कर सकते हो। बट आपके सामने मौका है सर, आप बिजनेस कर लो, प्रोफेशन कर लो, और एम्प्लॉयमेंट वो भी आगे आगे बताएंगे कि किस तरह से बिजनेस होगा। अगर बिजनेस होगा ना कंट्री में, तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो ऐसा नहीं ना, हम लोग जैसे आम आदमी चिल्लाता रहता है कि सरकार जॉब नहीं दे रहा है, सरकार जॉब नहीं दे रहा है। सिर्फ जॉब ना रातों रात रेडी नहीं होता है, मतलब आज बोलने से कल जॉब नहीं हो जाएगा। हाँ, थोड़ा बहुत जो सरकारी ऑफिस चलाने के लिए जरूरी होता है ना, वो तो ठीक है, कुछ बूढ़े लोग रिटायर करेंगे, जिनका 60-65 हो जा रहा है, उनके जगह में थोड़ा बहुत वैकेंसी होगा। ये तरीका नहीं है जॉब क्रिएट करने का, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग कई बार जो नॉर्मल इंसान होते हैं ना, आम आदमी, उनको ना उतना नहीं पता। उनको लगता है वोट दिए हैं, एक नौकरी दे दे, बस एक मेरा बेटा को या बेटी को नौकरी मिल जाए, हमारा तो सब सुधर गया। लेकिन सर आम आदमी को भी ना ये बात समझना चाहिए कि जॉब कैसे क्रिएट होता है। ऑफिस अदालत चलता है, वो तो एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उसमें कितना जॉब क्रिएट करेगा? वही जितना जरूरत होगा, उससे ज्यादा तो नहीं ना। लेकिन जॉब क्रिएशन में ना बिजनेस का एक बहुत बड़ा रोल है।
मतलब मानो कि आज प्राइवेट कंपनीज जैसे कि टाटा बिरला जैसे कंपनीज, आईटीसी जैसे कंपनीज, है ना, जो भी आपके लोकल एरिया में आप अगर कोई कंपनी के बारे में नाम सुने हो, कोई भी छोटा से लेके बड़ा कंपनी, अगर कंपनी नहीं बनेगा, बिजनेस नहीं बनेगा, तो जॉब कहाँ से बनेगा? गवर्नमेंट को भी ना ये चीज पे ध्यान देना चाहिए। जो 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 कंपनी ऑलरेडी, जैसे कि सेल, भेल, ओएनजीसी, बहुत सारे हैं, है ना, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दुर्गापुर स्टील, ठीक है, आसनसोल दुर्गापुर साइड में पश्चिम बंगाल में आपको बहुत सारे ऐसे देखने को मिलेगा, और उड़ीसा में भी बहुत सारा है, ठीक है, सरकारी इंडस्ट्री, ठीक है, नवरत्न भी कहा जाता है। तो मेरा मानने का कॉन्सेप्ट है सर सिंपल, कि चाहे बिजनेस गवर्नमेंट बिल्डअप करे, चाहे बिजनेस प्राइवेट कंपनी बिल्डअप करे, बट बिजनेस तो बिल्ड करना, चाहे वो बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करने वाला हो, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग वाला हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी वाला हो, कुछ भी हो सर। चाहे बैंगलोर जैसा, जैसे बैंगलोर में सब आईटी जॉब करने जाते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन के जाते हैं, हैदराबाद में भी वैसा ही है, ठीक है, गुजरात में लोग जाते हैं सर, बड़े बड़े कपड़ा का कॉल है ना, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हब है सर। पश्चिम बंगाल में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, अभी भी है, बट वो पुराना प्राइड अभी पश्चिम बंगाल में नहीं है सर, ठीक है, जो एक जमाने में भारत में वन ऑफ द बेस्ट हुआ करता था, ठीक है, एक समय था जब कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। आज जो बंगाल सोचता है, कल वो भारत सोचता है, ठीक है, वो एक दौर था सर, बट अभी वो दौर नहीं चल रहा है, ठीक है। तो बात ऐसा है कि वही दौर में सभी स्टेट को गुजरना पड़ेगा सर, तभी जाके देश का तरक्की हो सकता है, ठीक है, तभी जाके एक कंट्री बिजनेस लेवल में डेवलपमेंट कर सकता है। सो बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट आपको एक एक करके सब बताऊंगा, लेकिन ये सब चीजें बताने से पहले इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में मैं थोड़ा सा ज्यादा फोकस करूंगा अभी, ठीक है। ए बोझा अच्छे समझ में आ रहा है रे? साहिल, शिवास, असीमा, बोलो सर। हाँ वो चलो सर, अब बात करते करते बहुत सारा रियल लाइफ केस स्टडीज हो जाएगा, ठीक है। मैं केस स्टडीज सोच के नहीं आता सर, लेकिन बोलते बोलते जो भी मेरे को ठीक लगेगा एग्जाम्पल के तौर पे, केस स्टडीज के तौर पे, जैसे कि लास्ट वीक मैंने पाकिस्तान को लिया था, आज भी, आज और पाकिस्तान पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, कोई और बात कर लेंगे। हमेशा पाकिस्तान पाकिस्तान करना अच्छा नहीं होगा, नहीं तो एक्चुअली आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना, मैं भी थोड़ा सा खबर देख रहा हूँ कि क्या चल रहा है पाकिस्तान में, वही देखते हुए मैं आपके सामने बोल देता हूँ सर, पाकिस्तान में ऐसा हुआ है, पाकिस्तान में वैसा हुआ है, ठीक है। लेकिन छोड़ो अभी पाकिस्तान को, छोड़ो, अभी हम लोग इंडिया को देखते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, एग्जाम में सवाल भी होता है सर, क्वेश्चन भी पूछते हैं कि इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर आपको सवाल भी पूछते हैं। जैसे ये आपको एक ऑब्जर्वेशन कार्ड मैंने करवाया था, याद है सर? ऑब्जर्वेशन कार्ड में क्या था बोलो तो? ऑब्जर्वेशन कार्ड के अंदर ये था कि आप एक घर, अपना घर को देखो, ठीक है, आप अपना एक घर को ऑब्जर्व करो, और घर को ऑब्जर्व करके आप बताओ कि एक घर से जो भी चीज आपको देखने को मिल रहा है, ये सारा चीज का बिजनेस एक्टिविटी होता है। और मैंने आपको बताया था, आप अपने घर में देख लो, सभी के घर में कुछ चीजें तो कॉमन होंगी सर, ऐसा कोई घर नहीं होगा आज के डेट में अगर वो ठंडा रीजन में ना हो तो, ठीक है। पंखा तो होगा ना सबके घर में, फैन, तो फैन होगा तो फैन का इंडस्ट्री भी होगा, जैसे कि कूलर है, खैतान है, हाँ, हैवेल्स है ना, तो फैन होगा तो फैन का इंडस्ट्री होगा। लाइट, लाइट में भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट का कितना सारा कंपनी है, सूर्या, हैवेल्स, हाँ, एंकर, है ना, और भी नाम है सर, जितना मेरे को अभी याद आ रहा है मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब जो भी जरूरी चीजें हैं वो हर चीज मैन्युफैक्चर करके उसका बिजनेस डेवलप हो सकता है। और जैसे कि टाइल्स, है ना, टाइल्स हो सकता है, टेबल्स हो सकता है, सोफा हो सकता है, कार्टेन्स हो सकता है, वॉल्स हो सकता है, घर का कलर हो सकता है, फर्नीचर्स हो सकते हैं, किताबें हो सकते हैं, कुछ क्या नहीं, लैपटॉप हो सकता है, ये रहा लैपटॉप, ठीक है, कंप्यूटर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, वो हर चीज के बिजनेस हो सकते हैं जो भी आम आदमी को जीने के लिए जरूरी है। जरूरी भी है, कुछ चीजें तो लग्जरी भी होता है, हर चीज जरूरी नहीं होता, कुछ चीजें तो जबरदस्ती लग्जरी हो जाता है। जीने के लिए जरूरत जरूरत तो बनाया जाता है, हम लोग सर यूटिलिटी क्रिएट भी करते हैं, पता है आपको इकोनॉमिक्स क्या कहता है? इकोनॉमिक्स कहते हैं कि जरूरी नहीं कि हर चीज, जैसे कि एक जमाना था सर जब बिना फैन का भी इंसान रहता था। हेलो, क्या बोलते हो बोलो? एक समय था ना, आज से अगर आप 100-200 साल पुराना बात कर लो, क्या उस समय में फैन हुआ करता था? नहीं सर। तो क्या इंसान नहीं जीते थे? उस टाइम तो सर इन्वायरमेंट काफी ठंडा रहता होगा, ग्लोबल वार्मिंग भी इतना नहीं होता होगा, तो ठंडा रहता होगा। हाँ, तो उसको अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग कैसे बना, यही सब करते करते तो बन गया ग्लोबल, क्या ऐसे ही ग्लोबल वार्म हो गया?
ग्लोब ऐसे ऐसे वार्म नहीं हुआ, हम लोग वार्म किए इसको। हाँ ये सर, तो तो गाड़ियों के धुएं से, एसी से, ये सब चीजों से। हाँ, और क्या। इंडस्ट्री के मतलब इंडस्ट्री बना, मतलब जहां मर्जी इंडस्ट्री बना रहे हैं और साथ साथ में एनवायरनमेंट को, नेचर को खराब कर रहे हैं। मतलब कुछ भी करे जा रहे हैं, लेकिन उसका कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, तो मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि सर, मतलब डेवलपमेंट के नाम पे नेचर को खराब नहीं करना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत नेचर खराब हो ही जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हमें ना उसी को बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल मतलब डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ बिल्डिंग ठोकना, ये डेवलपमेंट नहीं होता सर। डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ घर घर में लाइट लगा देना, ये डेवलपमेंट नहीं होता सर। डेवलपमेंट तो ऐसा होना चाहिए जिसमें ह्यूमैनिटीज भी बच जाए, जिसमें मतलब नेचर बच जाए। नेचर मतलब प्रकृति। प्रकृति को नष्ट करके डेवलपमेंट अगर करने जाएंगे, मुश्किल हो जाएगा। हमें प्रकृति को बचा के डेवलपमेंट करना है। फैक्ट्री हो, फैक्ट्री हो, पर नेचर को नष्ट करके नहीं। क्योंकि देखो सर, फैक्ट्री से सीमेंट निकलेगा, फैक्ट्री से गाड़ी निकलेगा, फैक्ट्री से बहुत सारा प्रोडक्ट निकल सकता है, लेकिन नेचर को खराब नहीं करना है, नेचर को बचाना है। नेचर को बचाना है। हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, बट हम लोगों का क्या है ना, करेंटली इतना मूर्खता बढ़ चुका है कि हम लोग नेचर को खराब करते हैं और डेवलपमेंट के नाम पे सो कॉल्ड कॉन्क्रीटाइजेशन करते हैं हर चीज में। अब ये कैसे संभव होगा, सबको पता है सर। बस थोड़ा सा ना इसके ऊपर गवर्नमेंट लेवल से भी थोड़ा सा इनिशिएटिव होना चाहिए, तो नेचर बच जाए सर। अब जो भी हो, मैं आपको जो बात कर रहा था, मैं बस इतना कह रहा था कि ये नेसेसिटी था नहीं सर, इसको लाया गया। जैसे आज आज फैन से भी लोगों का होता नहीं है सर। आज के डेट में ऐसा हो गया कि फैन भी काफी नहीं है। घर घर में अगर आप कभी कोलकाता या कोई भी बड़े शहरों में देखोगे, थोड़ा सा आंख उठा के, एक रूम पे कम से कम, एक बिल्डिंग पे कम से कम हर रूम पे एक एक एसी लगा हुआ है। मतलब एक फैमिली में अगर 4 रूम है तो चारों रूम में एसी है। अब एयर कंडीशन होने में दिक्कत नहीं है, पर एयर कंडीशन में एक दिक्कत होता है कि ये बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन करता है। अब इतना कार्बन एमिशन ग्लोबल वार्मिंग को भी बढ़ाता है। अब सर, अब कोई बोलेगा सर, अभी आप बोल रहे थे फैक्ट्री बनाओ, ठीक है, बिजनेस करो, और अभी आप बोल रहे हो नेचर को बचाओ। बात थोड़ा सा दोगला टाइप का नहीं हो जा रहा है? हाँ, नहीं सर, ये मेरा दोगलापन का बात नहीं है। ये तो एक सिस्टमेटिक कॉन्सेप्ट है। हमें डेवलपमेंट भी करना है, पर नेचर को, नेचर के कॉज पे नहीं। अब जो भी हो, अभी एनवायरमेंटल क्लास तो है नहीं सर, बट सर बिजनेस एनवायरनमेंट में ये भी सिखाया जाता है कि हम एनवायरनमेंट को बचा के बिजनेस में कितना अच्छा कर सकते हैं, प्रकृति को नष्ट ना करके कितना बेहतरीन वैसे कर सकते हैं। जो भी हो, बस इतना कहना चाहता हूँ सर, नेसेसिटी बनाया तो गया, कुछ नेसेसिटी था नहीं, वो नेसेसिटी को लाया गया। ठीक है, और धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अब चलो सर, हम लोग थोड़ा इकोनॉमिक बात करते हैं सर। हाँ, मतलब ये सामाजिक बात करेंगे तो आप लोगों को लगेगा कि ये कोई सोशल क्लास चल रहा है। अब मैं सोशल क्लास तो नहीं चला सकता, मैं अभी आपको इकोनॉमिक पर्पस में ही बात करूंगा। हर चीज का एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दिख होता है। ठीक है, हर अच्छाई का एक बुरा साइड होता है, हर बुराई का एक अच्छा साइड भी होता है उल्टा में। तो अच्छा बुरा मिलके होता है, लेकिन बैलेंस करके चलना होता है। ठीक है, अब जो भी हो, बस इतना समझो कि ये घर को अगर आप देखोगे तो यहाँ से आपको बिजनेस एक्टिविटी का अलग अलग पहचान ऐसे भी मिलेगा। अब वो घर आप इमेज में देख लो, या आप आपके घर के अंदर ही देख झांक लो। ठीक है, जिस घर में अभी आप बैठे हो, हाँ, या जिस सड़क के किनारे आप देख रहे हो आसपास में क्या क्या है नहीं है, वो हर चीज में बिजनेस होता है सर। अब मैं आपको ये सब भी दिखाया था कि क्या क्या इलस्ट्रेटिव लिस्ट है जिसमें क्या क्या एक्टिविटी हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, कॉमर्स। और मैं आपको ये भी बताया था कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और कॉमर्स में डिफरेंस क्या है। अब चलो सर, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बीसीके या बिजनेस कमर्शियल नॉलेज या बिजनेस एनवायरनमेंट, इट्स रियली अ वास्ट कॉन्सेप्ट सर। ये एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, ये कोई छोटा मोटा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मतलब बिजनेस के बारे में ना, बिजनेस के बारे में जितना बोलो कम पड़ जाए। Oxford Online Dictionary defines the term domain as specified sphere of knowledge. Domain in simpler terms means a subject following that a sphere of knowledge, the subject about business. बिजनेस डोमेन का मतलब क्या है? बिजनेस डोमेन का मतलब है यहाँ पर कि ऐसा एक डोमेन जो बिजनेस एंड कॉमर्स के बारे में डिटेल्स में बात करता है। और ये वास्ट है, ये इक्लेक्टिक है, एंड ओवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग है। मतलब ये दिन पे दिन इवॉल्व हो रहा है। इवॉल्व मतलब न्यू न्यू डिस्कवरी, न्यू न्यू इन्वेंशन, और दिन पे दिन एक्सपैंड भी हो रहा है। एक्सपैंडिंग मतलब और बढ़ रहा है। बेसिकली इज वास्ट, द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट।
मतलब बहुत लोग बोलते हैं क्या करे क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है। अरे भाई समझना चाहते नहीं है हम लोग। जैसे अगर आप कोई भी भारत में कोई भी स्टेट का लोगों का मेंटेलिटी को देखोगे, जैसे मैं अपने होम स्टेट के बारे में बता सकता हूँ आपको, ठीक है। बंगाल के बारे में मुझे सबसे ज्यादा नॉलेज है, और बंगाल के साथ साथ ना मुझे बिहार, उड़ीसा, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में ना हल्का फुल्का नॉलेज है। नॉलेज मतलब यहाँ के लोग क्या सोचते हैं मैं समझ सकता हूँ, ठीक है। इनके मन में चल क्या रहा है। अब मन में मतलब क्या, मैं अंतर्यामी हूँ? नहीं नहीं सर, वो बात नहीं कर रहे। ऑब्जर्वेशन बता रहा हूं। मैंने जो देखा वो मैं बता रहा हूँ, अंतर्यामी मैं थोड़ी बन सकता। अंतर मतलब मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ के लोग ना, मतलब ज्यादातर लोग क्या है कि मानो जॉब नहीं है ना, तो सबसे पहले सरकार को दोष देगा। हाँ कि गवर्नमेंट ये कर रहा है, गवर्नमेंट वो कर रहा है। हाँ गवर्नमेंट का कोई मतलब ठीक ठिकाना नहीं है, इतना वोट के टाइम पे सब आ जाते हैं, हाँ काम के टाइम पे कोई नहीं आता। तो हम एक्चुअली क्या प्रॉब्लम है ना, ये जो पॉलिटिकल प्रोपागेंडा चल रहा है ना, ये एक्चुअली कॉमन मैन ही कर रहा है। कॉमन मैन क्या है ना, ये मेहनत नहीं करना चाहता, इनको सिर्फ बैठे बैठे ना गुड़ चाहिए। अब बैठे बैठे ना गुड़ नहीं मिलता, गुड़ निकालने के लिए भी ना पेड़ पे चढ़ना पड़ता है, फिर उस पे बहुत सारे छीला छिली करके वहां से रस निकाला जाता है, फिर जाके उसको आग में जला के गुड़ बनता है। तो गुड़ ऐसे नहीं मिलता है। तो मेरा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि अगर लोग या ह्यूमन मतलब जो भी, चाहे वेस्ट बंगाल के हो, चाहे झारखंड के हो, चाहे बिहार के हो, चाहे आसाम के हो, ठीक है। मैं बाकी पार्ट्स में थोड़ा कम बोलूंगा क्योंकि बाकी पार्ट्स के बारे में मेरे को, क्योंकि मैं ईस्ट इंडिया की हूँ ना सर, तो मुझे ईस्ट इंडिया के बारे में थोड़ा ज्यादा मैं समझदार, मतलब मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ समझता हूँ क्या प्रॉब्लम है यहाँ का। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ आपको कि कॉमन मैन से ही डिपेंड करता है कि वो एरिया कैसा हो। अब आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो सर। आप लोग स्लम के बारे में जानते हो सर? स्लम, स्लम समझते हो? बस्ती। हाँ सर, एक ब्यूटीफुल स्लम दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो सर, भारत में भी बहुत सारे लोग स्लम में रहते हैं, ठीक है। इंडोनेशिया में एक स्लम है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखते हैं सर क्या इसका हाँ है, मिल गया सर। देखो सर, ये बस्ती है सर, लेकिन आप बस्ती भारत में भी है, जैसे हमारे कोलकाता में भी बहुत सारे बस्ती एरिया है। बॉम्बे में दुनिया का सबसे बड़ा बस्ती है सर। हाँ जानते हो सर? मुंबई में क्या नाम है, किसी को पता है? धारावी नाम है सर। हाँ धारावी नाम है सर, वेरी गुड। धारावी में भारत का सबसे बड़ा बस्ती है, ठीक है। लेकिन आप इसको भी देख लो सर, ये इंडोनेशिया का एक बस्ती है, बस्ती है। लेकिन आपको पता है ये बस्ती देखने के लिए लोग पहुंचते हैं यहाँ पर, क्यों? देखो, ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लेकिन बस्ती है सर, दिख तो रहा है ना। कुछ समझ में ये आ रहा है देख आप के तो लोग? बस्ती लग नहीं रहा सर, मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बहुत अच्छा बना के रखा है घूमने फिरने के लिए। हाँ लेकिन सर ये पूरा बस्ती है। कैनल देखो, जिस तरह से घर एक दूसरे के साथ सटा हुआ है, जितना कंजेस्टेड है, बस्ती है, नो डाउट बस्ती है, ठीक है। इवन हमारे यहाँ पर भी बस्ती ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ पर बस्ती इससे खराब है कुछ, मतलब इससे मतलब खराब क्या, ऐसा ही है, ठीक है। इसी तरह का बस्ती हमारे यहाँ पर भी, अगर आप धारावी को देखोगे, ठीक है। मतलब मैं बस इतना कहना चाहता कि लोगों के मेंटेलिटी पे चीजें कैसे बदल सकता है, मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसे हो सकता है। देखो, वर्ल्ड लार्जेस्ट बस्ती ये है हमारा धारावी, ठीक है। देख लो, ये धारावी है, वो मुंबई में है सर। अब क्या हम लोग ये धारावी को ऐसा लुक दे सकते हैं? ऐसे धारावी का भी कुछ खासियत है सर, मैं वो भी बताऊंगा। इकोनॉमिकली धारावी बहुत डेवलप है। धारावी में हर साल हजार करोड़, हजारों करोड़ से भी ज्यादा पैसा का बिजनेस होता है, ठीक है। मोर देन 1000 करोड़। दैट्स नॉट द इशू यहाँ पर, बट मैं कहना चाहता कि ये बस्ती एरिया भी सुंदर हो सकता है। लोग बस्ती में रह के भी वहां से भी एक बहुत ही सुंदर सा एक कनेक्शन जोड़ सकता है। इंडोनेशिया इज वन ऑफ द फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द वर्ल्ड, एंड देयर इज मोर टू इंडोनेशिया दैट इज बाली। मतलब ये सब तो है सर, साथ में ये रेनबो विलेज, इस विलेज का नाम है रेनबो विलेज, ठीक है। आप देख सकते हो। अब मैं कहना क्या चाहता, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ आपको कि हम लोग भी अपने जैसे हमारे यहाँ पर भी बना सकते हैं।
बस्ती को भी बस्ती बस्ती है, ठीक है, रहने दो, वहां पर बहुत सारे लोग कंजेस्टेड में रहते हैं, ठीक है। जहां जहां गरीबी होगा, हर एक के लिए बहुत सारा घर तो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि बहुत ही डेंसली पॉपुलेशन होता है, बट उसको भी सुंदर रखा जा सकता है और उसको भी देखने के लिए दुनिया विजिट करेगा। ये सोच में फर्क आना चाहिए सर। तो बेसिकली मैं क्यों ये बात कहा आपको, मैं ये बात इसलिए कहा क्योंकि बीसी के वास्ट है, द यूनिवर्स ऑफ बिजनेस इज वास्ट, द रेंज ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, इट इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग, शॉर्ट्स और सर्विस। अब देखो ना, इंडोनेशिया का ये जो मैं आपको रेनबो विलेज दिखाया, अब ये रेनबो विलेज विजिट करने के लिए लोग आएंगे, तो वहां पर जो भी लोग आएंगे विजिट करेगा, तो वहां पर बिजनेस बढ़ेगा, बेसिक आमदनी जो भी खरीदारी वगैरह बढ़ेगा, लोगों का इनकम बढ़ेगा, है ना। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या है, हर चीज में नॉर्मल जो हमारे यहाँ पर लोगों का कॉन्सेप्ट है कैसा है, हम लोग हर चीज में ना सरकार की तरफ हमेशा, मतलब हमारे अंदर ना ये क्रिएटिविटी बहुत कम है। किसी किसी जगह में आपको थोड़ा साउथ इंडिया में देखने को मिलेगा, अगर आप कभी साउथ इंडियन विलेज कभी विजिट करोगे ना, आपको देखने को मिलेगा आपको कि वहां पर एक छोटा सा रास्ता भी कहीं पर होगा ना, उसको इतना सुंदर से वो लोग रखता है। कभी विजिट करना सर केरला, ठीक है, कभी विजिट करना तमिलनाडु के कुछ गांव गाँव हैं, ठीक है, मादुराई साइड वगैरह में, और कुछ कर्नाटका का भी विलेज आपको देखने को मिलेगा। कभी हो सके तो आप विजिट करना। अब ऐसा देखने से आपको समझ में आएगा कि एक छोटा सा विलेज को भी वो लोग मतलब टूरिस्ट अट्रैक्शन करके रखता है। मैं बस इतना कहना चाहता, जो साउथ इंडिया कर सकता है, जो इंडोनेशिया कर सकता है, वो बाकी पार्ट क्यों नहीं कर सकता, कर सकता है। सोच में फर्क है, सोच में फर्क है, ठीक है, सोच में फर्क है। अब ये जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ, ये और कुछ नहीं बताना चाहता सर, बस इतना कहना चाहता, थिंक अबाउट एनी ऑफ दिस एक्टिविटी, चाहे आप मैन्युफैक्चरिंग कर लो, चाहे ट्रेडिंग कर लो, चाहे कोई भी शॉर्ट्स ऑफ सर्विस कर लो, काउंटलेस इंस्टेंसेस वुड कम टू माइंड, काउंटलेस। अब ये जो मेरे मन में आ रहा है, ये बस एक काउंटलेस में ही ये है कि हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह का इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर सकते हैं, बट हमारे माइंड को उस तरह से डेवलप करना चाहिए, ना कि ऐसा हमेशा सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया, अगर मेरा बेटी को नौकरी नहीं मिला, अगर मुझे कुछ ना जॉब ना मिला, तो मेरा सब तो बेकार हो गया, ठीक है। गरीबी एक सोच होता है सर, ठीक है, मिडिल क्लास एक सोच होता है। अब ये सोच से इंसान बाहर निकलेगा तब ना कुछ करेगा। सर आप कोई बोलेगा सर सुनने में अच्छा लगता है करने में नहीं, हाँ बात तो सही है, ठीक है, हर बात सुनने में ही अच्छा लगता है, करने में कोई भी चीज अच्छा नहीं लगता, क्योंकि करने के टाइम पे क्या होता है ना, मेहनत लगता है। अब मेहनत करने से ज्यादातर लोग तो डरते हैं, है ना। टेक डोमेस्टिक ट्रेड एंड विद इन इट द रिटेल ट्रेड। डोमेस्टिक ट्रेड मतलब क्या, देश के अंदर बिजनेस डेवलप करना। रिटेल ट्रेड मतलब छोट मतलब जो दुकानदार, जो नॉर्मल दुकानदार होलसेल से खरीद के करते हैं। डोर टू डोर डायरेक्ट सेलर, आजकल तो डोर टू डोर सर्विस हो गया। अब देखो, आज जोमेटो घर घर में खाना पहुंचाता है, हम लोग जोमेटो को ब्रांड समझ लिए। हेलो, जोमेटो घर घर में खाना पहुंचाता है, कोलकाता में या कोई भी बड़े शहरों में देखोगे तो जोमेटो, अब लोग नाम सुने कि नहीं सुने जोमेटो का। फ्लिपकार्ट, जोमेटो का नाम, फ्लिपकार्ट क्या चीज पहुंचाता है, फ्लिपकार्ट लोगों के घर घर में क्या पहुंचाता है सर, सामान देता सर, मिडिल मैन का काम करता है। मिडिलमैन का काम करते हैं, सामान पहुंचाते हैं, हाँ। अगर मैं फ्लिपकार्ट को फेरी वाला बोलूं तो कुछ खराब बोलेंगे क्या, फेरी वाला नहीं, समझते हैं आप लेकिन लोग। मतलब उसका टर्म बहुत बड़ा हो जाएगा ना सर, वो तो मतलब बहुत बड़े टर्म में काम करता है, तो फेरी वाला। आप ऐसे तो समझे बाटा नहीं। को बोल सकते हैं जूते वाला है। हाँ, क्यों नहीं बोल सकते, जूता ही तो बेचता है। बाटा क्या मोची नहीं है बाटा। लेकिन सर वो तो ब्रांड बना रखा है अभी। अरे ब्रांड एक दिन में बन गया, ब्रांड वो एक दिन में बन गया क्या, मतलब पैदा हुआ बाटा और नाम बाटा सबको ही जान लिया। नहीं सर। प्रॉब्लम तो वही है ना सर, आम आदमी में और बाटा जैसे लोगों में, ये भी मोची ही तो है, कॉबलर ही तो है, जूता ही तो सिलता है, जूता ही तो सिलता है। लेकिन तुम किसी नॉर्मल इंसान को बोलो कि मोची का काम करने के लिए, मोची कौन बनेगा भाई। एक ब्रांड आया है, सिटी सेंटर में है सर, मैं इस ब्रांड को देखा हूँ सिटी सेंटर में, मतलब बहुत महंगा है, बाटा से भी ज्यादा है मोची, देखो।
जूता का ब्रांड का ही नाम है मोची, देख लो आप। सिटी सेंटर में, सॉल्टलेक सिटी सेंटर में भी है, CC2 में भी है, न्यू टाउन में भी मोची। बाटा से भी महंगा जूता बेचता है। इसका शूज का दाम बहुत ही ज्यादा है, मैं देखा हूँ, विजिट किया था एक बार, तो कंपेरेटिवली काफी मुझे महंगा लगा। क्या दाम है देखो, चप्पल का दाम देखो, ऐसा ऐसा चप्पल का दाम 2000 बता रहे हैं। बाटा से भी महंगा है। बाटा तो शूज का दाम 1200 भी बोल रहा है। अब देखो ये मोची बना ना, अपने आप को मोची तो बोल रहा है। सोच का फर्क है सर, सब सोच का फर्क है। मतलब इंसान अपने आप को हमेशा ना, तो आम आदमी का प्रॉब्लम क्या है ना, वो हर चीज में अपने आप को छोटा समझ लेता है। ठीक है, मैं फ्लिपकार्ट को फेरी वाला क्यों बोला? फेरी वाला एक समय में, जब हम लोग छोटे थे सर, आप लोग शायद उतना नहीं देख पाओगे, आप लोग आफ्टर 2000 के पैदाइशी वो सब, हम लोग 90s के हैं ना। तो 90s के जमाने में, और गांव साइड में तो और ज्यादा, नॉट जस्ट इन गांव, विलेज में, शहर में भी चलता था। मैंने सिटी में भी रहा, मतलब रिलेटिव के घर पे आते थे सर, तो मैं कोलकाता में भी देखता था, और मेरा जो विलेज का घर है वहां पर तो फेरी वाला होता ही था। फेरी वाला लोग क्या करता था, लोगों के घर घर में जाके प्रोडक्ट सेल करता था, होम डिलीवरी। हाँ, होम डिलीवरी। आज फ्लिपकार्ट भी वही कर रहा है, होम डिलीवरी। स्टार्ट किया था फ्लिपकार्ट, आपको आज लग रहा है कि आज फ्लिपकार्ट सब बेचता है, लेकिन फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किससे किया था पता है आपको? जो आज फ्लिपकार्ट से और उतना कोई करता नहीं है, ठीक है। फ्लिपकार्ट ने स्टार्ट किया था बुक से। फ्लिपकार्ट स्टार्ट किया था बुक से सर, बुक से, किताब बेच के। और वो भी कहां पर? बैंगलोर पे। बैंगलोर में 45 किलोमीटर के रेडियस में, पहले एक्चुअली फ्लिपकार्ट जो बनाया सर, फ्लिपकार्ट कौन बनाया? सचिन बंसल है, विनी बंसल, ये दोनों दोस्त हैं, फ्रेंड है। विनियन सचिन, नाम सुना है आप लोगों ने विनियन सचिन का? हाँ, आज बहुत ही फेमस इन्वेस्टर है। आजकल एक न्यू ऐप आ रहा है सर, जो जो फोन में ही लोन दे देगा आपको, नावी बोल के, ठीक है। नवी ऐप बोल के, इसके थ्रू से एडवर्टाइजमेंट भी आ रहा है आजकल टीवी में बहुत। ये भी वही लोग बना रहा है सर, 20 लाख तक लोन प्रोवाइड करेगा जिसको भी एलिजिबल होगा, जो कोई भी। ठीक है। ये सचिन और विनी IIT ग्रेजुएट है सर, पता है आपको फ्लिपकार्ट के बारे में? ये सचिन और विनी बंसल IIT ग्रेजुएट है। आप बिजनेस का स्कोप को समझो, ये लोग IIT पास किया, IIT पास करके अमेजन में, भारत में जब अमेजन जॉब मतलब बिजनेस करने आया, ठीक है, भारत में जब अमेजन, ये देखो फ्लिपकार्ट का फाउंडर कौन है? सचिन बंसल एंड विनी बंसल। अब भारत में जब अमेजन बिजनेस करने के लिए आया, तो ये सचिन और विनी दोनों अमेजन में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। क्या करता था? ये जो अमेजन का वेबसाइट है ना, अमेजन का जो वेबसाइट है ना, इसको मेंटेन करना ही इनका काम था। समझ रहे हैं सर आप लोग बात? ये जो अमेजन का साइट में हम लोग विजिट करते हैं, इसको मेंटेन करना ही इन लोगों का काम। लेकिन ये काम करने के लिए इनको अच्छा खासा सैलरी दिया जाता था, करीब 4 लाख 5 लाख के आसपास का मंथली सैलरी था। मतलब 60 लाख के पैकेज में, 60 लाख 70 लाख के पैकेज में ये लोग जॉब लिया था। 4-5 साल जॉब किया सर, या उससे थोड़ा सा कम। लेकिन ज्यादातर इनको कुछ करना नहीं होता था, सारा दिन बैठे रहता था और कंपनी में खेलता रहता था, कभी बैडमिंटन तो कभी ये कभी वो, ठीक है। फिर इनको लगा यार मतलब खेल खेल के बेकार समय बर्बाद हो रहा है। तो फिर सचिन और बिनी ने सोचा कि क्यों ना अमेजन के बिजनेस में अमेजन को ही हराते हैं। कुछ समझे सर? हेलो, कुछ समझ रहे हैं आप लोग बिजनेस के हाँ बारे सर। में? अमेजन के बिजनेस में अमेजन को ही हराना है, यही सचिन और बिनी का टारगेट बना। फिर ये लोग क्या किया, अमेजन छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके रिजाइन करके सचिन और विनी, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये सब मैं बहुत बोल बोल के मेरा, ये देखो। फ्लिपकार्ट was founded on October 2007 by Sachin and Vinny, alumni of IIT Delhi and former Amazon employee. The company initially focused on online book sales countrywide, लेकिन स्टार्ट किया था, slowly grew in prominence and was receiving 100 orders per day by 2008। 2007 में स्टार्ट किया, लेकिन ऑर्डर जनरेट होते होते 100 किताब का ऑर्डर डेली जनरेट होते होते 1 साल लगा सर।
फिर 2010 में फ्लिपकार्ट ने बैंगलोर बेस्ड एक सोशल बुक डिस्कवरी सर्विस वेट रीड फ्रॉम lulu.com बोल के कंपनी को है मतलब एक्वायर किया। इतना पैसा उनके पास था कि वो lulu.com पे इन्वेस्ट कर दिया, जो सोशल किताब वगैरह बेचता था। फिर 2011 में फ्लिपकार्ट ने डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस माइंड 360.com बोल के कंपनी को लिया, जो डिजिटल कंटेंट लाइब्रेरी में बॉलीवुड पोर्टल बॉलीवुड सिनेमा वगैरह आप वहां से ऑनलाइन में परचेस करके देख सकते हो, गाना सुन सकते हो, ऑनलाइन म्यूजिक चैनल, ठीक है, DRM फ्री ऑनलाइन म्यूजिक, ये 2012 में। फिर ऐसा करते करते वो धीरे धीरे लगा कि भाई किताबें हो गया, मूवी सीडीज भी हो गया, वो सब से उतना पैसा नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर मार्केट में धीरे धीरे यूट्यूब वगैरह भी आ चुका था, ठीक है। अब वो सोचा कि क्यों ना रिटेल मार्केट में फोकस किया जाए। फिर फ्लिपकार्ट ने लेट्स बाय एन ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर बोल के एक कंपनी था, उसको खरीदा। फिर 2012 में उसने मिंत्रा को खरीदा 280 मिलियन पे। अब धीरे धीरे पैसा भी बना रहा था, और फिर मिंत्रा कंटिन्यू कर रहा था, ऑपरेट कर रहा था फ्लिपकार्ट के साथ साथ, फ्लिपकार्ट के नॉर्मल चीजें और मिंत्रा में कपड़ा वगैरह, ठीक है, मतलब जो फैशनेबल लड़का लड़कियों का ड्रेसेस होता है। फिर धीरे धीरे फ्लिपकार्ट मोटोरोला के साथ पार्टनर किया। फिर वो क्या किया, मोटोरोला के साथ पार्टनरशिप करके भारत में मोटोरोला कंपनी जो भी फोन लॉन्च करता था वो फ्लिपकार्ट के थ्रू से करता था ऑनलाइन पे। अब धीरे धीरे जैसे मोटोरोला का मिल गया, अब धीरे धीरे साउमी रेडमी मतलब मोबाइल बेच के 2014 में ऑनलाइन मोबाइल बेच के फ्लिपकार्ट ने सबसे बड़ा धमाका दिया। अब धीरे 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 बिग बिलियन डे सेल, अभी बाकी चीज आप लोग जानते हो। लेकिन आज आप लोग जो फ्लिपकार्ट को जानते हो, अच्छा आज फ्लिपकार्ट का देखो सर, फ्लिपकार्ट का क्या वैल्यूएशन है जानते हो, कितना रेवेन्यू कमाता है देखो, 61,836 करोड़, जिसको अगर मैं बिलियन में बताऊं तो 7.7 बिलियन, इतना रेवेन्यू कमाता है सर। मतलब सेल क्रिएट करता है 61,000 करोड़, 62,000। एक जमाने में 100 किताब बेचता था डेली का, 100 बुक्स डेली 2008 में। कितना कमा लेता था डेली 100 बुक्स बेच के? अगर पर किताब में 100 रुपीज भी होता था तो हार्डली 10,000 कमाता था, वो भी पूरा भारत में कमाता था। उसमें कितना सारा लोगों को सैलरी देना पड़ता था। आज वो कंपनी ईयरली 62,000 करोड़ कमाता है। उसमें मतलब अमेजन का भी सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर जिसका नाम है वॉलमार्ट, उसका 72% स्टेक है। अब फ्लिपकार्ट का बिजनेस जितना धीरे धीरे बढ़ने लगा और जिस जैसे जैसे वो अमेजन को टक्कर देने लगा, अब अमेजन का ऑल टाइम एनिमी, अमेजन का ऑल टाइम एनिमी मतलब आज हम लोग जो बड़े बड़े मॉल देखते हैं ना, ये जो मॉल कॉन्सेप्ट देखते हैं ना, ये दुनिया को मॉल का स्वाद जो है ना वॉलमार्ट ने चखाया। अमेजन से भी पहले का कंपनी है अमेरिका में, लेकिन अमेजन वॉलमार्ट को पीछे छोड़ दिया था। अब जब फ्लिपकार्ट इंडिया में इतना बेहतर करा, तब वॉलमार्ट बोला कि हम लोग भी ऑनलाइन में आना चाहते हैं और हमारे पास पैसा है। तो बोला ठीक है, हम अमेजन को टक्कर देना चाहते, तो वो फ्लिपकार्ट को बोला कि हम आपका बिजनेस को खरीद लेंगे। तो खरीदा मतलब क्या, करीब 72%, मतलब जितना फ्लिपकार्ट का वैल्यूएशन था, बहुत ही बड़ा वैल्यूएशन में 72% स्टेक से वो फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर दिया, बहुत बड़ा अमाउंट। और उसके बाद अमेजन को टक्कर दे दिया, और आज अमेजन से भी ज्यादा सेल फ्लिपकार्ट से होता है। 10 साल लगा, 10-12 साल लगा, पर हराया सर, अमेजन के खेल में अमेजन को ही हराया, जो एक समय में अमेजन में एम्प्लॉय हुआ करता था। और भी बहुत सारा कहानी है, आप आगे 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 आप चेक कर सकते हैं। सो मेरा सिंपल बात है सर कि जो आज फेरी वाला है सर, ठीक है, आज जो फेरी, एक समय में जो लोग फेरी वाला कॉन्सेप्ट करता था, ठीक है, आप लोगों को पता है हमारे कोलकाता में गांव गांव में क्या होता था, आप लोग भी देखे हैं, जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर के बचपन के पोइट्री में भी देखे हैं सर, गांव गांव से लोग आता था, मिठाई बेचता था, ठीक है, रसगुल्ला, घर घर के आसपास में चिल्ला चिल्ला के, ए रसगुल्ला ले लो, रसगुल्ला ले लो, हाँ, दही ले लो, दही ले लो, हाँ, मिठाई ले लो, मिठाई ले लो। वही कॉन्सेप्ट है, बस यहाँ पर चिल्ला नहीं रहे। आजकल भी देखते हैं चीप जैकर्स, इसको क्या बोलते हैं, चीप जैकर्स, है ना, जो सस्ते में बिकता है, हाँ, मुड़ी वाला मुड़ी बेचता है। तो कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट, डोर टू डोर डायरेक्ट सेलिंग। अब ये चीज पहले नहीं होता था, पहले दुकानदार लोग बैठ के, कस्टमर आएगा मेरे पास, पर अब कॉन्सेप्ट बदल गया। कॉन्सेप्ट ऐसा बदला कि अब दुकानदार बोल रहे हैं कि हम कस्टमर के घर चले जाएंगे, कस्टमर को आने का जरूरत नहीं है, कस्टमर बस इतना बोले कि हमें क्या करना है। अब देखो ये डोर टू डोर डायरेक्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट अप्लाई ना करने के कारण भारत का एक बहुत बड़ा बिजनेस किस तरह से बंद हो गया।
पता है आपको मैं किसका बात कर रहा हूँ? भारत का सबसे बड़ा ब्रांड रिटेल सेगमेंट में, बिग बाजार। नाम तो सुना ही होगा, क्या रे, नाम सुना है कि नहीं? हाँ सर, हाँ, अब तो बिग बिक बाजार गया आज तो बिग अब बाजार बिक में गया था। हाँ, क्यों क्यों बिक गया सर? बिग बाजार बिजनेस मॉडल का बहुत वो लॉस में चीज। चला गया सर जी, हाँ बोलो। बहुत लॉस में चला गया था। क्यों लॉस में चला गया था? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। देखो सर, क्योंकि ये इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग खरीद के बिजनेस कर रहा था, ठीक है, खरीद के कहीं पर रेंट लेके, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि इतना रेंट और इतना मतलब बड़े बड़े जगह को खरीदना, स्पेस खरीद के बिजनेस में उतना आमदनी हो रहा था। लेकिन जब से ये ऑनलाइन सेगमेंट आ गया ना, इनका कस्टमर क्या हुआ, कस्टमर कम हो गया, डिक्रीज होने लगा। क्योंकि अब बोलो ना, अगर फ्लिपकार्ट से अगर आपको चीजें मिल जा रहा है, मिंत्रा से चीजें मिल जा रहा है, जो चीजें जिसको खरीदने के लिए शहर का लोग पहले बिग बाजार विजिट करता था, अब आधा लोग तो ऑनलाइन में शिफ्ट हो गया। या फिर अगर जैसे कि मैं आप खुद का ही फैमिली का बात करता हूँ, अगर हमारी फैमिली से एनुअली 50,000 का शॉपिंग में खर्चा होता है, ठीक है, सिंपल एग्जाम्पल, अब 50 में से 25,000 तो ऑनलाइन में ही हो जाता है, और कभी कभी हार्डली 10-15 हजार का शॉपिंग शायद बिग बाजार से होता होगा। तो 50,000 में से 15 मतलब 25-30 हजार तो चला गया ना ऑनलाइन पे। तो फिर बंदा का तो बजट तो चला गया, अब बिग बाजार के पास क्या जाएगा? और ऊपर से बिग बाजार अपने आप को समय के साथ साथ ऑनलाइन में कन्वर्ट नहीं किया। और भी कारण है, लोन भी बढ़ रहा था। सब कुछ मिला के बिग बाजार का करीब 30-40-30 हजार के करोड़ के आसपास का मार्केट लोन हो गया था। और कोरोना पीरियड में ये और प्रॉब्लम क्रिएट किया, और फिर कंपनी को बेचना पड़ा। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ सर, कि बिजनेस कॉन्सेप्ट जो है ना, ये बड़ा ही समय का भी खेल है, और अपने आप को ऑलवेज अपडेट करने का भी खेल है। इट्स अ वास्ट इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक बहुत ही वास्ट कॉन्सेप्ट है, और ये एक बहुत ही मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। और जितना समय जाता है, ये एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपैंडिंग है। आप जो ना समझ पाए, उसको मार्केट से जाना पड़े, चाहे कितना भी नॉलेजेबल क्यों ना हुआ। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्यों इतना सारा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, कि क्योंकि यही सब तो है जो बिजनेस नॉलेज को आपको डेवलप करता है। डोर टू डोर डायरेक्ट सेलिंग, स्ट्रीट वेंडर्स, वीकली हाट्स और बाजार्स, नेबरहुड शॉप्स, मार्केट प्लेस, मॉल्स, कंपनी चेन स्टोर्स, ऑनलाइन रिटेल, ऑल कॉम्प्राइज रिटेल ट्रेड, ये सभी अलग अलग रिटेल ट्रेड का ही अलग अलग पहचान है। Thus, to know about the retail trade, one needs to be aware of its various forms. अब रिटेल ट्रेड कितना तरीके से हो सकता है? नॉर्मल लोगों को क्या लगता है, नहीं हम दुकान खोल के बैठेंगे, मॉल बनाएंगे, लोग मॉल चाहता है। अरे भाई, मॉल बना के भी बिजनेस हो सकता है। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, तो वो ऑनलाइन में भी बिजनेस डेवलप कर सकता है। वो डोर टू डोर सर्विस दे के भी बिजनेस बना सकता है। सभी रिटेल बिजनेस है। लेकिन एक समय में क्या होता था, लोगों के मन में क्या चलता है, आम आदमी के, नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है, मेरे पास जगह नहीं है, मेरे पास दुकान बनाने के पैसा नहीं है, मैं कैसे बिजनेस करूंगा? क्यों, आप वेबसाइट बना के भी बिजनेस कर सकते हो, आप डोर टू डोर सर्विस करके भी बिजनेस दे सकते हो। उपाय है, बट प्रॉब्लम वही है कि उपाय का इस्तेमाल करे कि ना करे। अब जब जोमेटो कर लिया, तब लोगों को लगा अच्छा ऐसा भी होता है। समझ रहे हो सर? मेरा कुछ स्टूडेंट था, 2015-16 के आसपास का बात कर रहा हूँ सर, 5-7 साल पहले, स्टार्टिंग डेज में। मैं 2015 से ही मैंने कोचिंग स्टार्ट किया, मैं उस समय का बात कर रहा हूँ आपको। तो मेरा कोई स्टूडेंट था, वो उतना पढ़ता नहीं था, थोड़ा सा दिमाग वाला था, लेकिन ना थोड़ा पढ़ाई लिखाई में ना हम लोग का थोड़ा सा, क्या बोलूं सर, मतलब वही होता है ना, इतना पढ़ने में मन नहीं लगता। तो सारा दिन क्या करता था, बाइक चलाता था, ठीक है, कुछ दोस्त लोग थे वो लोग, ठीक है, और थोड़ा सा पापा का जो भी पैसा था, बाइक चला के ही खत्म करता था। तो मैं उनको बोला कि भाई एक काम करो ना, तुम लोग इतना बाइक चला रहे हो सारा दिन, कुछ करो ना। दादा क्या करें, क्या करें, कुछ करने का मन, मतलब कुछ करो, कुछ तो करो, अपना कुछ काम स्टार्ट करो। तो उस टाइम पे ना बाइक टैक्सी नहीं आया था, समझ रहे हो सर? और कोलकाता में ऐसी ट्रैफिक बहुत होता है। तो मैंने उन लोगों को बोला तुम लोग एक काम करो, तुम लोगों का तो लोकल काउंसिलर के साथ कनेक्शन है, ठीक है, सब लोकल था, काउंसिलर के साथ भी कनेक्शन था, ठीक है, मैं 2015 का बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तब ये रैपिडो वगैरह नहीं आया था सर, ठीक है। तो और ये रैपिडो कॉन्सेप्ट उससे पहले मैंने मोस्ट प्रोबेबली हरियाणा साइड में देखा था सर, ठीक है। तो मैंने उन लोगों को बोला तुम लोग एक काम कर सकते हो लोकल काउंसिलर से परमिशन करके, क्योंकि तुम लोग ऐसे ही यूथ हो, बेकार हो, तुम लोग एक 10 बाइक बनाओ, ठीक है, जिसको अलग से कलर करो, और ऑफिस टाइम पे जहां पर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है उस टाइम पे आप लोग जो भी सिंगलली बाइक लेके ऑफिस पहुंचना चाहता है अब उनको ऑफिस के लिए पहुंचा दो। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो सर? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास अभी रिकॉर्ड है नहीं, बट इतना तो आप समझ ही सकते हो। तो मैंने उन लोगों को ये आइडिया दिया था कि लोकल काउंसिलर से बात करके एक लाइसेंस क्रिएट करके आप लोग 10-15 बाइक लेके 10-12 दोस्त मिलके, कोई लड़की भी अगर हो तो स्कूटी चला के कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे आप लोगों का बिजनेस बढ़ सकता है। और आज देखो रैपिडो आ चुका है, ओला बाइक आ चुका है, उबेर बाइक आ चुका है, क्या नहीं है आज। मतलब आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे कि बिजनेस एक्टिविटी, तब तब मैंने जब बोला था ना, बोले था क्या बोलते हो, और मैंने उन लोगों को और एक आइडिया दिया था कि बाइक का कलर येलो कर देना, क्योंकि टैक्सी का नॉर्मल कलर येलो होता है। तो मैं बोला कि आप लोग एक जो भी बाइक है आपके पास उसको येलो करा कर दो, स्कूटी है तो येलो कर दो, अगर नॉर्मल कोई नॉर्मल सा बाइक है या रॉयल इनफील्ड है वट एवर भी आपके पास है, आप उसको येलो कलर कर दो, येलो हेलमेट बना लो, और सामने लिख दो टैक्सी, और काउंसिलर से परमिशन ले लो। उसके बाद धीरे धीरे देखा जाएगा क्या होगा। अब बेकार लोग जो भी करेगा गवर्नमेंट कुछ नहीं बोलेगा उनको, फिर धीरे धीरे गवर्नमेंट ही खुद परमिशन कर देगा। अब देखो अगर किसी का बना हुआ रहता ना, अब रैपिडो खुद आके बोलता कि भाई हम लोग तुम्हारे बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, और अगर मानो उनके पास 100 बाइक वाला होता तो आज उनको खरीद लेता ये ओला उबेर वाले, और कम से कम 100 मतलब 100 करोड़ का डील कर लेता। हो सकता है सर, मैं बस इतना कहना चाहता कि बहुत कुछ हो सकता है। क्या समझ में आ रहा है साहिल, शिवास, असीमा, बोलो। हाँ सर। ठीक है, यस सर। ठीक है। तो बिजनेस, मतलब मैं बोला ना आपको कि काउंटलेस आइडिया निकल सकता है, काउंटलेस। मतलब आप शायद सोचोगे सर इतना एग्जाम्पल लेके हम लोग क्या करेंगे। सर बात क्या करने वाला नहीं है, आप लोग कौन हो सर, आप लोग चार्टर्ड हो, आप लोग सीएस हो, आप लोग सीए में बन रहे हो, आप लोग कॉमर्स प्रोफेशनल्स बन रहे हो। आप लोग आइडिया नहीं दोगे तो कौन देगा? आप लोग बिजनेस डेवलप नहीं करोगे तो कौन करेगा? लोग बिजनेस करेगा आपके पास ही ना आएगा। हाँ कि भाई कंपनी बनाना है थोड़ा बिल्ड कर दो, हाँ लोन के लिए अप्लाई करना है थोड़ा सा रिपोर्ट बना दो, हाँ कौन करेगा? तो लोगों को बिजनेस के लिए जागरूक करो, आप अपने लोकल एरिया में लोगों को कॉमर्स के बारे में बताओ, लड़का लोगों के अंदर कॉमर्स पढ़ने का भूख जगाओ। और सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, उसको करके कुछ करने के लिए, ताकि वो कॉमर्स पढ़े, कॉमर्स को समझे, बिजनेस करे, बिजनेस को समझे, और इस तरह का आइडिया जनरेट करे, लोकल इकोनॉमी सुधर जाएगा सर। मैं जितना हो सकता है कोशिश करता हूँ सर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट्स हैं, न्यू टाउन में मेरा एक स्टूडेंट है सर, एक समय में घर घर में पानी देता था, गरीब था उस टाइम पे वो, ठीक है, लेकिन आज उसके पास 3 प्लांट है सर, वाटर प्लांट। और आज न्यू टाउन और सॉल्ट लेक एरिया में मतलब कम से कम 10 से 15 मतलब जो बिल्डिंग होते हैं ना, लाइक क्या बोलते हैं उसको, सोसाइटी, उसके अंडर पे चलता है। और न्यू टाउन एरिया में अगर कोई भी आता है ना, मतलब बड़े बड़े कंपनीज लाइक रेड एफएम वगैरह कोई, उनको उससे पानी लेता है सर। एक टाइम पे वो घर घर में लेबर जैसा पानी डिलीवरी करता था। आज उसके पास कम से कम 10 लोग काम करता है, जो डिलीवरी बॉय का काम करता है। अब सोच नहीं सकते, कभी अगर हो सके तो मिला भी दूंगा, देखने में लगेगा नहीं सर, लेकिन कर करके दिखाया उसने, करके दिखाया उसने। मैं उसको बोला, वो मेरे को, मैं उसको बोला था कि भाई कितना दिन घर घर पानी डिलीवरी करेगा लेबर बॉय की तरह? बोले दादा कुछ तो करना है। बोले क्या करेगा? तो मेरे को बोला दादा अगर मैं वाटर प्लांट बना लूं, मेरे पास पैसा तो है नहीं। मैं बोला एक काम कर, पैसा जुगाड़ करने का क्या तरीका है, डिलीवरी में और ज्यादा मतलब लोगों को पानी डिलीवरी कर, पैसा आएगा तो धीरे धीरे एक वाटर प्लांट बनाना लोन वगैरह लेके। आज करके दिखाया सर। ऐसा और भी है, एक एक ऐसे इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाते हैं लेकटाउन एरिया में, ठीक है, अच्छा इवेंट मैनेजमेंट कर रहा है आजकल। तो मैं सुनता हूँ कि इको पार्क में भी इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा है। सो मतलब इतना बड़ा बड़ा असाइनमेंट मिल रहा है। तो
कहने का मतलब और कुछ नहीं, कहने का मतलब इतना है कि आप लोग जो कॉमर्स वाले हो सर, वो लोगों को इंस्पायर करें, लोगों को बताए, आइडिया दे, और उसी आइडिया से वो बिजनेस करेगा, तो अल्टीमेटली सभी का अच्छा है सर, सोसाइटी का भी, आपका भी, उसका भी, सबका। तो बीसी के वास्ट कॉन्सेप्ट है, कॉमर्शियल नॉलेज एक वास्ट कॉन्सेप्ट है, इसमें जितना बोलो कम पड़ता है। अब नेबरहुड रिटेलर्स प्रोवाइड वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफ डेली नीड्स, वेरियस ब्रांड्स, वो भी वही करता है, बिग बाजार भी जो करता था, ठीक है। बिग बाजार का एक दूसरा एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है जो बिग बाजार से भी पुराना है। कंपनी आपको ईस्टर्न भारत में कम देखने को मिलेगा, कभी अगर आप वेस्टर्न इंडिया में या साउदर्न इंडिया में जाओगे शायद आपको देखने को मिलेगा, शायद नहीं बिल्कुल देखने को मिलेगा, मुंबई में, बैंगलोर में, हैदराबाद साइड में। स्टोर का नाम है सर डी मार्ट, नाम सुना कभी आप लोगों ने? हाँ सर, इसको तो मतलब क्या बताएं, रिसर्च किए पड़े हैं इस पे। रिसर्च किया है इसमें? हाँ सर, ये बंदा ट्रेड डिस्काउंट बहुत गजब देता है, मतलब लेता है उसी में और उसी से डिस्काउंट देता है, मार्केट ग्रैबर है सर, बहुत सॉलिड है। 20 साल, मतलब बहुत भयंकर मार्केट है इसका, बिग बाजार कर नहीं पाया, बट ये सिमिलर मॉडल पे, इसका ऑनलाइन मॉडल भी ये लोग लाया कोरोना पीरियड में, बट डीमार्ट ऐसा बिजनेस करके दिखा रहा है सर, ये बहुत पुराना है। ये किसका है जानते हो? राधा कृष्णन दमानी। एंड हु इज हाँ राधा कृष्णन? राधा कृष्णन दमानी कौन है? राकेश झुनझुनवाला जो है ना, जो जिनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, उनका गुरु है सर, ठीक है, राधा कृष्णन दमानी। तो मतलब बिग इंडिया बुल, का, हाँ बोलो। बिग बुल के गुरु, हाँ सर, तो जानते हैं उनको। हाँ, बिग बुल के गुरु हैं सर, वेरी गुड। तो राधा कृष्णन दमानी ये इंडियन इन्वेस्टर भी है और बहुत बड़े इस कंपनी का मालिक भी है, एवेन्यू सुपरमार्ट, ठीक है। तो सर यही है बंदा, मतलब बट इस बड़ा सिंपल है ना, हम्बल पर्सन है सर, बहुत ही हम्बल पर्सन है, हाईली नॉलेजेबल हाँ पर्सन, सर, बिलियनियर इन्वेस्टर सर। मल्टीनेशनल लेकिन हो गया अभी डीमार्ट। हाँ, डीमार्ट भी मल्टीनेशनल है, इंडिया के बाहर भी इनका बहुत बड़ा बड़ा चलता है, ठीक है। वर्ल्ड का 98 रिचेस्ट पर्सन है, वर्ल्ड में 98 रिचेस्ट पर्सन में से एक है। लेकिन ये सेम मॉडल में क्या चलाता है, और ये मॉल कॉन्सेप्ट में चलाता है सर। लेकिन इसका कॉस्टिंग कॉस्टिंग आप लोग एक पेपर पढ़ते होंगे सर, हम लोग इकोनॉमिक्स में भी थ्योरी ऑफ कॉस्ट के बारे में बात करता है, जब आप लोग इंटरमीडिएट लेवल में आओगे, सी ए में, कोई भी इंटरमीडिएट लेवल में फाइनल में कॉस्टिंग पढ़ोगे। ये बेसिकली इतना सुंदर से कॉस्ट मैनेज करके इतना बड़ा बिजनेस बनाया, इसके पीछे का मेन चैलेंज जो है ना, वो कॉस्ट है, कॉस्ट। मतलब प्रॉफिट करा, सस्ता में प्रॉफिट किया, मतलब लोगों को सस्ता में दिया फिर भी प्रॉफिट किया, ऑफर दिया फिर भी प्रॉफिट किया। लेकिन ऑफर देके बिग बाजार तो लूट गए सर, लेकिन ये कैसे कर लिया, वही तो बात है सर। ऑफर देके बिग बाजार लूट गए, लेकिन ये अभी भी, मतलब इसका शेयर में मेरा इन्वेस्टिंग है, इसको मैंने खरीदा था सर 300 में, ठीक है, दिखाता हूँ आपको। एवेन्यू सुपरमार्ट शेयर प्राइस आया था 2017-18 में, 2017-18 में आया था सर, देखो जब आया था ना यहाँ पर 5 साल, 17-18 में, मतलब ये देखो 616 देख रहे हो, इसका आईपीओ प्राइस था 300 समथिंग, ठीक है, 300 350। जिस दिन लिस्टेड हुआ था उसी दिन डबल में आ गया था, और फिर उसके बाद हाईएस्ट गया था 2020 में, 22 में, दैट इज 4500 के आसपास एक एक शेयर का दाम, ठीक है। मेरे स्टूडेंट लोगों के पास भी भर भर के था, कोई किसी किसी ने कोई शादी किया, भेज दिया मेरे को, फोन करके बोला कि सर शादी कर रहा हूँ, थोड़ा बेचना पड़ेगा, मैंने बेच दो। तो कोई शादी बेचने के टाइम पे किसी को लाख, किसी को 1.5 लाख, ठीक है, जो जो जैसा इन्वेस्टमेंट किया था, किसी को 50,000, जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट था उसने प्रॉफिट किया और अपना काम किया सर, ठीक है। तो अभी दाम चल रहा है सर एक शेयर का 3,524 का, 3,500 का, ठीक है, ये इसका स्टैंडर्ड रेंज है, उसी रेंज में काफी दिनों से घूम रहा है। सो माई पॉइंट इज नॉट दैट कि शेयर में क्या चल रहा है वो मेन बात नहीं है, मेन बात ऐसा है कि बिजनेस मॉडल और बिजनेस को चलाने का तरीका, जो आपका ओवरऑल कॉस्ट अकाउंटिंग सेंस और ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट का आइडिया, वही एक्चुअली क्लियर करता है कि आप कितना सक्सेसफुल बनोगे सर, ठीक है। तो वही कॉन्सेप्ट है, मॉल प्रोवाइड वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ शॉपिंग एक्सपीरियंस, है ना, ऑनलाइन रिटेल प्रोवाइड 24/7 कन्वीनियंस। तो अलग अलग बिजनेस मॉडल अलग अलग तरीके से बिजनेस करते हैं, मैंने आपको बहुत सारा बिजनेस के बारे में बात कर दिया सर। तो ये है बिजनेस, ये है बिजनेस कमर्शियल नॉलेज। बिजनेस कमर्शियल नॉलेज मल्टी डिसिप्लिनरी है। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी?
मल्टीडिसिप्लिनरी मतलब ये किसी एक फील्ड में काम नहीं करता, इट डिराइव्स फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन्स। इसमें मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें अकाउंटिंग है सर, इसमें फाइनेंस है। अकाउंटिंग मतलब हिसाब रखना, फाइनेंस मतलब पैसा का जुगाड़ कैसे होगा और कितना सस्ता में होगा, मार्केटिंग मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको सेल कैसे करोगे, ऑपरेशन डे टू डे बिजनेस को कितना अच्छे से मैनेज करोगे, ह्यूमन बिहेवियर मतलब जो बिजनेस कर रहा है और जो बिजनेस पे आ रहा है उनका बिहेवियर, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी, समाज क्या बिहेव करता है उसको समझना, लॉ जो भी करना है लॉ में रह के करना है, लॉ को तोड़ नहीं सकते, इकोनॉमिक्स इसके बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, एंड एथिक्स। एथिक्स मतलब प्रॉफिट के नाम पे कुछ भी करेंगे तो ये तो संभव नहीं है ना, एथिकल काम भी करना है। प्रॉफिट तो बहुत सारी चीजों का, गंदा चीज भी बेच के लोग प्रॉफिट करता है, खराब चीज बेच के भी लोग प्रॉफिट करता है, लेकिन गंदा या खराब चीज नहीं सर, जो समाज के हित में हो, जो सोसाइटी के डेवलपमेंट के हो, जो सोसाइटी को खराब ना करे, ऐसा चीज बेच के दिखाओ। ठीक है, लोगों को ड्रग्स बेच के भी लोग प्रॉफिट करता है, लेकिन क्या वो एथिक्स हुआ? हाँ सर, है ना। तो बेसिकली सोसाइटी को खराब नहीं करना है, एथिक्स ये वो होता है। एथिक्स मतलब जो समाज को सुधारे, जो समाज को, जो सोसाइटी को ऑलवेज एक सही राह पर चलाए, उसको कहते हैं एथिक्स। सो बिजनेस इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस। सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस सेल करना ही बिजनेस नहीं है, इट इंक्लूड्स वेरियस फील्ड्स ऑफ स्टडी विद इन इटसेल्फ, अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर, फाइनेंस मतलब अगर आप लोगों को नहीं समझोगे, लोगों के बिहेवियर को नहीं समझोगे, आप कभी बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसलिए ना सिर्फ मतलब आप ना सिर्फ किताबी बात ना करो सर, अपने घर के बाहर जो लोग हैं ना उनसे भी बात करो। सर घर के बाहर के लोगों से बात करके क्या होगा? अरे लोगों को समझोगे, पहचानोगे, कौन क्या सोचता है, कौन क्या चाहता है, हाँ किसका दिल में क्या चल रहा है, सब चीज का जानकारी लो। सर ये तो गलत हुआ लोगों के दिल का बात जानना, अरे सर ये बात नहीं है। इससे ह्यूमन बिहेवियर को परखना, परखना समझते हो? हाँ, पढ़ना, रीड करना लोगों को, तभी तो आप जिंदगी में कुछ कर पाओगे। हाँ, चाहे जॉब कर लो, किसी कंपनी के लिए काम कर लो, देखो सर इंसान को ऑलवेज दो ही चीज करना होता है, या तो वो अपने बिजनेस करे या तो किसी और के बिजनेस पे काम करे। मतलब या तो वो जॉब करेगा या तो वो बिजनेस करेगा। अपना बिजनेस मतलब अपना प्रोफेशन, खुद का चीज में खुद काम करना, और किसी और के बिजनेस पे जब आप काम करोगे वो भी दूसरे का बिजनेस है बट आप काम करो, अल्टीमेटली बिजनेस तो करना है ना। किसी और के बिजनेस पे काम करने को जॉब कहते हैं, और अपने बिजनेस पे खुद को काम कराने से उसको बिजनेस कहते हैं, है ना। तो फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड इकोनॉमी, लीगल टर्म्स, लॉ, वेरियस कंट्रीज के बारे में जानना, मतलब सिर्फ भारत के बारे में नहीं, पाकिस्तान के बारे में भी जानना है, बांग्लादेश के बारे में भी जानना है, श्रीलंका क्या कर रहा है उसके बारे में भी जानना है, अमेरिकन वर्ल्ड क्या करता है, यूरोपियन सेगमेंट क्या कर रहा है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, साउथ एशियन कंट्रीज क्या कर रहा है, सभी के बारे में जानना है। हाँ, each discipline has a vocabulary of its own, thus contribute towards business and commercial knowledge. Further, the business and commercial knowledge adapt the vocabulary of these diverse fields like military and even unrelated fields of biology. Business बहुत सारे सेगमेंट को कवर करता है, बायोलॉजी को भी कवर करता है। ये जो रिसेंटली हमारे यहाँ देश में जो इतना कोरोना फैला, तो कोरोना में जो मतलब जो वैक्सीन बन रहा है, वैक्सीन के लिए जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो बायोलॉजी सेगमेंट है, लेकिन वहां पर भी हो रहा है। तो बीसीके का जो कॉन्सेप्ट है ना सर, ये बहुत सारी चीजों से डेवलप हुआ है। जैसे मानो बिजनेस करना है तो स्ट्रैटेजी बनाना है, तो स्ट्रैटेजी कहाँ बिल्ड होता है? मिलिट्री में। स्ट्रैटेजी बना के कौन काम करता है? मिलिट्री करता है। लॉजिस्टिक, मिलिट्री जैसा लॉजिस्टिक और कौन जाने, कहाँ कितना औजार पहुंचाना है, कैसे पहुंचाना है, पहाड़ी रास्ता में कैसे किस तरह से सारे के सारे जरूरत की चीजें पहुंचाना है, ये मिलिट्री से जैसे जब मिलिट्री से अच्छा और कौन जाने। जस्ट एज द आर्मी इज एट व्हाट वर्ड डेवलप स्ट्रेटेजी, जिस तरह से वॉर के टाइम पे आर्मी स्ट्रेटेजी डेवलप करता है, आउटस्मार्ट ईच अदर, लाइकवाइज बिजनेस ड्रॉ देयर स्ट्रेटेजी टू बीट देयर कॉम्पिटिटर। ठीक जिस तरह से भारत पाकिस्तान को वॉर में हराता है, उसी तरह से एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कंपटीशन में हराता है। मिलिट्री में लॉजिस्टिक मींस मूवमेंट ऑफ ट्रूप्स, मिलिट्री सप्लाईज एंड इक्विपमेंट्स। इन बिजनेस इट इंप्लाइज द डिटेल कोऑर्डिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस। एक बिजनेस ऑलवेज एक कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस होते हैं, लेकिन इसमें आपको मिलिट्री कैसे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस को जीतता है। हाँ, जैसे आप लोग अगर कभी मिलिट्री में बात कर रहा हो, आप लोग अजीत डोभाल को जानते हो सर?
और अजीत डोभाल सर को जानते हो आप? सुना सुना सा नाम है सर, लेकिन एग्जैक्ट दिमाग में नहीं आ रहा है। दिमाग में? हाँ, सुने हो? कौन है अजीत डोभाल सर? इस फिर ये इंडिया का सिक्योरिटी एडवाइजर है सेंट्रल गवर्नमेंट का। लेकिन इनका सबसे बड़ा खासियत ये है कि ये ऐसे ही सिक्योरिटी एडवाइजर नहीं बना, ये जासूस है सर बेसिकली, ठीक है। रॉ में काम करते थे, ठीक है, रॉ के लिए काम करता था, जो भारत का सिक्योरिटी खुफिया एजेंसी है ना, रॉ का बेसिकली एजेंट थे। रॉ एंड नेशनल इंटेलिजेंस ब्यूरो का, एनआईए का। लेकिन इनका सबसे बड़ा खतरनाक जो इन्होंने काम किया वो है कि वो इन्होंने करीब 20 साल, मोस्ट प्रोबेबली 20 साल या 15 साल कुछ समथिंग होगा, पाकिस्तान में रहा सर। पाकिस्तान में रह के इन्होंने पाकिस्तान का सारे के सारे साजिश के बारे में जानना, कि पाकिस्तान क्या सोच रहा है, कहाँ धमाका करेगा, क्या करेगा, इन्होंने कितना अटैक रोका इंडिया में जो पाकिस्तान हमारे ऊपर करना चाहा है ना। वो सभी चीजों को इन्होंने रोक के दिखाया, वो भी पाकिस्तान में पाकिस्तानी बन के रह गए, लेकिन एक्चुअली वो भारतीय है ना। तो कितना खतरनाक हो गई, तब जाके वो पाकिस्तान में रह के हमारे यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। एक बार अमृतसर गुरुद्वारा को उड़ाने का साजिश किया गया था। अमृतसर में जो स्वर्ण मंदिर है ना सर, गोल्डन टेम्पल जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना। तो गोल्डन टेम्पल को पूरा उड़ाने का इरादा था, लेकिन वो गोल्डन टेम्पल में आईएसआई के साथ जुड़ के, खुद को आईएसआई बता के, उनका सारा इंफॉर्मेशन लेके भारत सरकार को लीक कर दिया, और फिर जाके गोल्डन टेम्पल को बचाना संभव। बहुत ही मतलब भगवान तुल्य इंसान है। ऐसे इंसान देश के लिए क्या है, ये जो ना समझे, मतलब ये समझने के लिए ना आपको वो होना चाहिए, देखो सर, ना एनएसए ग्लोबल अलॉन्ग विद आर्मी नेवी एयरफोर्स, मतलब इनका डिसीजन बहुत जरूरी होता है। जैसे 2016 में जब नोटबंदी हुआ था ना, उन पे भी इनका बहुत बड़ा डिसीजन मेकिंग था। नोटबंदी के पीछे भी ऐसा ही एक बहुत बड़ा आतंकी कॉन्सेप्ट के पीछे था सर, तभी जाके मोदी जी को रातों रात नोटबंदी करना पड़ा था, बिकॉज ये सभी सिक्योरिटी ऑफिशियल जो है ना, देश को बचाने के लिए रातों रात नोटबंदी करवाया था। क्योंकि इन्फॉर्मर को रोकना है, इन्फॉर्मर बिना पैसे का काम नहीं करता है। और जैसे इन्फॉर्मर को पता चलेगा कि नोट बेकार है, वो ऑटोमेटिकली पैसा नहीं भी लेगा नहीं, और पैसा नहीं लेगा तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है सर। और जाल नोट जो पाकिस्तान सरकार भारत में, मतलब कश्मीर के जरिए हमारे देश में भेजता था ना, जिसके जरिए भारत का इकोनॉमी भी नष्ट हो रहा था, क्योंकि पाकिस्तान हमारा जाल नोट बना के, मतलब क्या कर रहा था ना, बहुत मुश्किल पैदा कर रहा था भारत के अंदर। तो ऐसे बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। अब क्या क्या बताऊं मैं आपको, तो जो भी हो, बट इतना समझो कि एक बिजनेस में जो भी कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होता है ना, वो सभी सिचुएशंस मिलिट्री भी, मतलब मिलिट्री से सीखने लायक है। तो अगर एक बिजनेसमैन बनना है, अगर एक प्रोफेशनल्स बनना है और टॉप में पहुंचना है, मिलिट्री की तरह डिसिप्लिन होना है, उनकी तरह स्ट्रेटेजी होना चाहिए, उनकी तरह लॉजिस्टिक होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, हम लोग बिजनेस चलाने के लिए बायोलॉजी से भी कुछ सीख सकते हैं, एनिमल साइकोलॉजी, जैसे बुल्स एंड बियर्स। स्टॉक मार्केट का दो फेवरेट कॉन्सेप्ट है, मतलब ये दोनों एनिमल्स स्टॉक मार्केट में यूज किया जाता है, बुल्स एंड बियर्स। देखे हो कभी आप लोग? हेलो? हाँ सर, मतलब स्टॉक मार्केट में देखें कि जब बूम बोला जाता है, जब बहुत तेजी से ऊपर जाता है, वो स्टॉक मार्केट का पता है, ये इधर वाला नहीं पता। अरे वही वाला बात है सर, स्टॉक मार्केट बिजनेस से बाहर थोड़ी है। स्टॉक मार्केट बिजनेस से बाहर थोड़ी है, बिजनेस ही तो है स्टॉक मार्केट। ये देखो सर, ये क्या है, ये बुल है, ठीक है, और ये बियर है। अब बुल और बियर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरह का है, मतलब ये जो सांड है ना, ठीक है, जो सांड है, बुल मतलब बेसिकली हम लोग इसको क्या बोलते हैं, सांड बोलते हैं। तो सांड का जो सिंग होता है, ठीक है, वो हमेशा ग्रोथ की तरफ होता है, और बियर का जो फेस होता है वो ऑलवेज डाउन की तरफ होता है ना। भालू हमेशा, अब देखेंगे अगर भालू का नेचर देखें आप, भालू का जो फेस का नेचर है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है, और बुल का जो नेचर होता है वो ऑलवेज ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। तो बिजनेस क्या सोचता है कि अगर मार्केट बुलिश है, मार्केट बुलिश का मतलब है कि मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है, और मार्केट बियर का मतलब होता है कि मार्केट
नेगेटिव, ठीक है, इसको हम लोग बियरिश बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर? बियरिश मार्केट। स्टॉक मार्केट में जब भी जिस दिन देखेंगे कि मार्केट, स्टॉक मार्केट में जैसे माने कि अगर मैं आपको दिखाऊं निफ्टी, निफ्टी क्या चल रहा है देखते हैं। ये रहा निफ्टी 50। निफ्टी 50 लास्ट एक दिन में रेड जोन में है। तो रेड जोन में रहने का मतलब है कि ये बेयरिश जोन में है। आप देखो कि ये नीचे गया है सर, ये देखो, ठीक है। अगर लास्ट 5 दिन में देखा जाए तो निफ्टी ग्रोथ रहा है, ठीक है, तो ये बुलिश रहा है। लास्ट 1 महीना देखा जाए तो बेयरिश रहा है। लास्ट 6 महीना देखा जाए तो हल्का सा बुलिश है। लास्ट 1 साल देखा जाए तो हल्का सा बेयरिश है। लास्ट 5 साल देखा जाए तो बुलिश है, ठीक है। तो मार्केट में ऐसे बुलिशनेस एंड बियरिशनेस नजर आता है। मार्केट ग्रीन जोन में है, पॉजिटिव है, अपवर्ड्स है मतलब बुलिश, मार्केट डाउनवर्ड है मतलब बियरिश। समझ रहे हो सर? शेयर का दाम बढ़ा तो बुलिश, शेयर का दाम गिरा तो बियरिश। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हाँ सर। तो हम लोग एनिमल साइकोलॉजी से भी बिजनेस को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोल रहा ना सर कि बिजनेस बहुत सारे डिसिप्लिन को फॉलो करता है। बिजनेस बहुत सारे डिसिप्लिन को फॉलो करता है। बिजनेस करने का मतलब सिर्फ बिजनेस बिजनेस नहीं सोचना है। आप मिलिट्री को सोच के भी बिजनेस कर सकते हैं, आप एनिमल को सोच के भी बिजनेस को यूज कर सकते हैं दिमाग में, ठीक है। अच्छा, बीसीके इज एवर इवॉल्विंग एंड एक्सपेंडिंग। बीसीके दिन पे दिन इवॉल्व हो रहा है, दिन पे दिन एक्सपैंड हो रहा है। जैसे कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस सेवरल टर्म्स इन लेक्सिकॉन ऑफ बीसीके कमर्शियल नॉलेज 24/7 B2B B2C BPO etc। ये जो बैंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता में सेक्टर 5 सॉल्ट लेक, हाँ, नोएडा, गुड़गांव, क्या होता है यहाँ पर? इतना सारे लोग क्या करने जाते हैं? कॉल सेंटर में जॉब करते हैं। बिजनेस टू बिजनेस का काम होता है, बिजनेस टू कस्टमर का काम होता है, बिजनेस टू बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बीपीओ कहते हैं उसको, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। मतलब विदेशी कंपनी अपना काम इंडिया से करवाते हैं। अब आपको पता है सर कि विदेशी कंपनी कैसे इंडिया का काम करवाते हैं? जैसे मानो, जैसे कि ज्यादातर भारत में जो बीपीओ चलता है वो अमेरिका के साथ चलता है। अब ये है यूनाइटेड स्टेट्स, ये यूएसए है सर, ठीक है। अब यूएसए इंडियन कंपनी के साथ कैसे काम करेगा? जैसे इंडिया में ये टीसीएस है मानो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस या इन्फोसिस है इंडिया में। अब यूएसए में मानो एक कंपनी है, क्या कंपनी है? मानो एक हेल्थ केयर कंपनी है। अब हेल्थ केयर कंपनी मतलब बेसिकली हॉस्पिटल, ठीक है। समझ रहे हैं सर बात को? मानो एक यूएस में एक हॉस्पिटल है, जो यूएस में बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। कहाँ है? मानो न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अब ये जो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट एडमिट करते हैं, इनका मानो हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है। एक सिंपल बात कर, अब इसका जो हेल्थ इंश्योरेंस किया हुआ है, अब ये हेल्थ इंश्योरेंस के बेसिस में ये हॉस्पिटल पैसा कलेक्ट करेगा। लेकिन इनका हेल्थ इंश्योरेंस का जो डेटा है वो यूएस में किसी कंपनी के पास नहीं है, वो मानो इंडिया में इन्फोसिस या टाटा के पास है। इनका जो डेटा है हेल्थ इंश्योरेंस का, कि कौन से पेशेंट के नाम पे क्या इंश्योरेंस किया हुआ है, कितना अमाउंट का इंश्योरेंस किया हुआ है, वो सारा डेटा इंडिया में बैठ के टीसीएस या इन्फोसिस मेंटेन कर रहा है। और जरूरत पड़ने से जैसे जैसे हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन इसको जनरेट करना चाहता है, टीसीएस या इन्फोसिस में बैठा हुआ सॉफ्टवेयर जो बीपीओ में काम कर रहा है, वो इंफॉर्मेशन इनको सप्लाई करेगा। तो ये क्या हो रहा है सर? बीपीओ। समझ रहे हो सर? बिजनेस यहाँ चल रहा है, लेकिन उसका प्रोसेस और आउटसोर्सिंग बाहर से इंडिया में आ रहा है। आप लोगों को बात समझ में आया सर? ऐसा नॉट हाँ जस्ट इन हेल्थ, ऐसा नॉट जस्ट इन हेल्थ केयर सेक्टर, ये किसी भी सेक्टर हो सकता है। केपीओ, बीपीओ, बी2बी, बी2सी, किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर सर्विस, किसी भी तरह का डेटा मैनेजमेंट सर्विस जो होता है। अब आप बोलेंगे सर यूएस का कंपनी, यूएस से इंडिया में क्यों सप्लाई करता है? क्या यूएसए में कोई कंपनी नहीं है? सर यूएसए में कंपनी है, लेकिन यूएस कंपनी का ना चार्जेस थोड़ा हाई है। इनका चार्जेस हाई है। चार्जेस हाई होने के कारण मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो एम्प्लॉय होते हैं ना,
एक काम करवाने के लिए यहाँ के एम्प्लॉय को थोड़ा ज्यादा सैलरी देना पड़ता है, कम से कम 3 लाख इंडियन रुपीज में मंथली एवरेज में। वही काम इंडिया में आप 30,000 देके 10 लोगों को करवा सकते हो। मतलब अलग अलग काम के लिए कंपनी को, यूएस कंपनी को ही 10 लोग मिल जाएगा। तो वो क्या करेगा, वो फालतू में यूएस में पैसा क्यों देगा, वो इंडिया से काम करेगा। चीप लेबर, वो भी क्वालिटी वाला, सस्ता में अच्छा कहाँ मिलता है भारत में, सस्ता में अच्छा कहाँ मिलता है भारत में, इसलिए सब पहुंच जाते हैं। समझ में आया? अरे समझ आ रहे रे, समझ में तो आ रहा है। ये ऐसा भी होता बिजनेस है। मॉडल होता था सर, पता ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है। क्या, कौन सा चीज? ये बीपीओ, बीपीओ सुना था मैंने, लेकिन ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया था किसी ने। ठीक है, यही होता है सर, बीपीओ, बीपीओ इसी को बोलते हैं। ये जो सबको शॉर्ट ट्रैक में आप लोग देखोगे ना, टाई झुला के जाते हैं, करता क्या है, किसी का हेल्थ केयर का डॉक्यूमेंट मेंटेन करता है, किसी कंपनी का अकाउंट्स मेंटेन करता है, किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर का प्रोग्रामिंग मेंटेन करता है, यही करता है, यही करता है। माइक्रोसॉफ्ट यूएस का कंपनी है, और माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पर कुछ बीपीओ सेक्टर बना दिया, ठीक है, टीसीएस को बोल दिया, विप्रो को बोल दिया, ठीक है, कि भाई मेरा सॉफ्टवेयर मैनेज करने के लिए आपके पास 50 बंदा को आप काम पे लगाओ, ठीक है, 50 एम्प्लॉय को लगाओ जो मेरा सॉफ्टवेयर को इंडिया से बैठ के मेंटेन करेगा। या फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो भी सर्विस वो इंडिया में देता है या आसपास के साइड मतलब कंट्रीज को देता है, वो सभी कंट्रीज का डेटा को इंडिया में बैठ के वो मेंटेन करेगा। यही है बीपीओ। बीपीओ होता है, केपीओ होता है, नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। जैसे बीपीओ में क्या होता है, बिजनेस का डिटेल्स देता है, और केपीओ में वो नॉलेज प्रोवाइड करता है कि उसको पता है, मानो कुछ किसी का प्रॉब्लम हुआ है तो वो ठीक करके देगा, स्पेशली सॉफ्टवेयर रिलेटेड मैटर। अगर हार्डवेयर इश्यूज है तो मैकेनिक भेज के ठीक करेगा, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर इश्यूज है तो मशीन में बैठ के ही ठीक करते, ठीक है। तो इस तरह से चलता है सर बीपीओ, केपीओ, etc. An important aspect of these evolutions is decline and demise of old business and old way of doing business. इस तरह से दिन पे दिन पुराना बिजनेस मॉडल खत्म हो रहा है, न्यू बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। इमरजेंस ऑफ न्यू बिजनेस एंड न्यूअर वे ऑफ डूइंग द बिजनेस। तो अगर आपको पता होगा मार्केट कैसे चलता है, बिजनेस कैसे होता है, न्यू 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 डेवलपमेंट क्या है, तब ना कुछ करोगे सर। हाँ, सिर्फ कॉमर्स पास करके क्या होगा, सिर्फ सीए का एग्जाम देके क्या हो जाएगा, सिर्फ बीकॉम करके क्या हो जाएगा, सिर्फ सीए में बन के क्या हो जाएगा। अगर कुछ काम का पास हो, कुछ नॉलेजेबल चीजें सीखे तो कुछ काम होगा ना। दिस चेंजेस में बी aided और impeded by changes in the technology, society, economy, collectively referred to as business environment। ये सभी चीज को अगर मैं कलेक्ट करूं तो बनता है बिजनेस, जिसमें टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में हो, जिसमें सोसाइटल डेवलपमेंट भी हो, जिसमें इकोनॉमिकल डेवलपमेंट भी हो, और जरूरत के हिसाब से जो चेंजेस आएगा उस चेंजेस के साथ भी हमें अडेप्ट होना हो। न्यू प्रोडक्ट, सर्विस, इवन वे ऑफ डूइंग बिजनेस आर चेंजिंग एवरी सिंगल डे। जैसे कि आज के डेट में ई कॉमर्स, सोशल मीडिया आ चुका है, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, आप लोग मेरे से बेहतर जानते हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में क्या होता है, एआई। एआई क्या होता है सर, बेसिकली रोबोटिक कॉन्सेप्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज लाइक अ रोबोटिक कॉन्सेप्ट। जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बेस्ट एग्जांपल आपको मैं देता हूँ, यहाँ बैठे बैठे दे देता हूँ। ये गूगल में हम लोग वॉइस सर्च करते हैं ना सर, गूगल में, या फिर आपके घर में अगर एप्पल का सीडी है, या फिर अमेजन का एक होता है ना अलेक्सा, सुना है कि नहीं सुना। जैसे ये जो वॉइस सर्च होता है गूगल में, ठीक है, ये देखो मैंने होता है बोला वो सर्च कर लिया, देखा। हाँ सर। हाँ, तो ये क्या है, जब जैसे मैंने होता है बोला गूगल कैसे समझ लिया, और होता है के ऊपर बेस करके हाउ डू वी टर्न वॉइस सर्च, ये देखो वॉइस सर्च असिस्टेंस, या कुछ भी हम बोलेंगे ना वो इसको पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा, होता है, होता है मतलब वो लिख रहा है व्हाट इज इट, ठीक है, हाउ डज इट वर्क, ठीक है। तो व्हाट इज दिस सर, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये बेसिकली एक रोबोटिक कॉन्सेप्ट है, ये रोबोटिक कॉन्सेप्ट है, और गूगल दिन पे दिन बेहतर हो रहा है सर, दिन पे दिन अलग अलग लैंग्वेज में वो कर रहा है, डिफरेंट लैंग्वेज देखो।
different language foreign. ठीक है, समझ रहे हो? अब ये जो गूगल ने डेवलप किया, ये जो अलेक्सा को गाना चलाने बोलो वो चला देता है। हाँ, हे अलेक्सा मेरे लिए एक गाना चलाओ। इंग्लिश में आप बोलते हो, हिंदी में बोलते हो, आपका वॉइस को पहले वो कनेक्ट करेगा, वॉइस कनेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से चलेगा, किसी और की वॉइस में नहीं चलेगा। तो ये सब क्या है? एआई है। एआई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, लोग बदल रहा है, दुनिया बदल रहा है, बदलती दुनिया के साथ हमें भी बदलना चाहिए। सीएमए को तो बदलना ही पड़ेगा। सो पॉइंट इज दैट कि change the way of how business is done around the globe. In a fast evolving and expanding sphere of knowledge, the rate of knowledge obsolescence, outdatedness is high. ठीक है, कुछ पुराना चीजें बेकार हो जा रहा है जिसका भी कोई जरूरत नहीं है। Thus we need to stay updated and develop the capability to learn, unlearn and relearn at a fast pace. अगर हम लोग अपने आप को ऑलवेज रेडी नहीं रखेंगे ना, तो जो भी अपडेशन आएगा हम उसको कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग अपडेशन को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे तो फिर ये हमारे लिए दिक्कत पैदा करेगा, है ना सर? एक सीएस को कितना जरूरी होता है, अब ये मैं क्या बताऊं, ऑलरेडी मैंने इतना बता दिया। ठीक है, अब आगे आप लोग थोड़ा गो थ्रू करना सर। जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि इकोनॉमिक, अच्छा देखो, सिर्फ मैं नहीं, इंस्टीट्यूट खुद चाहते हैं कि आप अलग अलग न्यूज़पेपर रीड करो ताकि आप अपना नॉलेज बढ़ा सके। मिंट पढ़ो, इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ो, ठीक है, बिजनेस न्यूज़पेपर मैगजीन पढ़ो। ठीक है, अब देखो इंस्टीट्यूट आपको इकोनॉमिक या नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में एग्जाम्पल प्रोवाइड करते हैं। देखो जैसे ये जो लेडी सेफ है, हाँ, ये जो लेडी सेफ है, ये क्या बना के रखा है? ये सीख वेजिटेरियन, आई थिंक पनीर वगैरह लगा के कुछ, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिल्ड पनीर समथिंग लाइक दैट। हाँ, ठीक है, तो ये क्या है? पनीर कबाब समथिंग बोलते हैं सर। पनीर कबाब बोलते हैं। ये देखो यहाँ पर शायद पाव भाजी बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है सर। अच्छा, अच्छा ये क्या है? तो ये इकोनॉमिक हो गया। अच्छा ये जो बंदा यहाँ पर सेल पाव भाजी बना रहा है, ये क्या है? ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि वो भी ना बेचेगा। अच्छा यहाँ पर देखो, घर पे कोई महिला है, लाइक कोई दीदी या माँ, ठीक है, कुछ बना रहे हैं, ये इकोनॉमिक है कि नॉन इकोनॉमिक है? ये नॉन इकोनॉमिक है सर, क्योंकि मतलब उसका इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है, वो अपने घर वालों के लिए बना रही हैं, तो फिर नॉन इकोनॉमिक हुआ वो। वेरी गुड सर। ठीक है, अच्छा ये देखो कुछ लोग बैठ के कैरम खेल रहे हैं। जैसे कैरम बोर्ड का कंपटीशन भी होता है, लेकिन जनरली लोग कैरम बोर्ड क्यों नॉन खेलता है? इकोनॉमिक जनरली नहीं होता है सर। नॉन इकोनॉमिक। थैंक यू। अच्छा यहाँ पर कुछ महिलाएं कुछ खेल नहीं रहा है सर, कहीं पर कुछ बेसिकली काम के लिए आए सर, इकोनॉमिक एक्टिविटी। अच्छा ये क्रिसमस सेलिब्रेशन करना, नॉन इकोनॉमिक, सोशल सोशल ऑब्जेक्टिव है ये। सोशल ऑब्जेक्टिव। गुरुद्वारा में जो लंगर लगते हैं, ये भी नॉन इकोनॉमिक, नॉन इकोनॉमिक। ठीक है, स्पिरिचुअल ऑब्जेक्टिव है ये। ठीक है। ये देखो प्यासे को पानी देना गर्मी में। नॉन इकोनॉमिक। थैंक यू। ये तो बड़ा आसान है सर, मतलब अगर पैसा की कमाने के इंटेंशन से अगर बना रहे हैं तो इकोनॉमिक है, और पैसा अगर नहीं कमाना है तो नॉन इकोनॉमिक है। साइकिल दुकान चला रहे हैं, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक है। टेलरिंग सर्विस, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक है। लॉयर बन के, ये भी इकोनॉमिक है। इकोनॉमिक है। ठीक है, ये पिक्टोरियल एक कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में ही आए, पिक्टोरियल में ही समझ में आ रहा है कि क्या इकोनॉमिक होता है क्या नॉन इकोनॉमिक होता है ना? लेकिन सर दोनों का जरूरत होता है, समझ को दोनों का जरूरत होता है। ठीक है, सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी से भी देश नहीं चलता, और सिर्फ मतलब अगर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रहेगा, सोचो हाँ क्या हालत हो सकता है। जैसे एक यूट्यूब में वीडियो चल रहा है कि पाकिस्तान में भूखमरी चल रहा है ना, तो बोला आप लोग गुरुद्वारा वगैरह तोड़ दिया, हाँ, आप लोग अगर गुरुद्वारा रखते, मंदिर वगैरह रखते, वहां पर जो लंगर होता वहां पर खा के लोगों का पेट भर जाता, जैसे भारत में होता है। कहा जाता है कि लंगर में, भारत में मंदिर में लंगर खाने में इतना खाना बांटा जाता है सर कि डेली लाखों करोड़ों लोग खा लेता है। जैसे अमृतसर का लंगर, आपका रामकृष्ण मिशन वगैरह में, या फिर आपका साईं बाबा मंदिर वगैरह में। ठीक है,
मतलब लाखों करोड़ों शरणार्थी दर्शनार्थी ऐसे ही अपना पेट भर लेता है। तो पाकिस्तान में बेसिकली ये सब तो है नहीं, तो बोलता है कि इसलिए आप लोग भूखा ही मरो। तो ये कुछ लोग बता रहा था, बट कॉन्सेप्ट इज लाइक दैट कि ये सब एक्टिविटी होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब इतना है कि किसी के प्रति इतना भी बर्ताव, ऐसा बर्ताव भी नहीं होना चाहिए कि आप सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, उसको आप नष्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जो नॉन इकोनॉमिक पर्पस में होता है लेकिन समाज के लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो इट्स लाइक दैट सर, मन में इतना भी खुन्नस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंसानियत के ऊपर कुछ नहीं होता, तो खुन्नस चीज ना बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। मतलब खुन्नस निकालने के लिए लोग क्या करते हैं ना, इंसानियत भूल जाते हैं। अब इंसानियत भूलने से थोड़ी होगा सर, इंसानियत से ऊपर कुछ नहीं सर। ओके, तो motives, the motive or the intent behind any activities is such a singularly strong determinant of economic and non-economic dichotomy that say if I engage in home making, जैसे कि कुकिंग करना, हाउसकीपिंग करना, जैसे कि घर पे माएँ करते हैं, है ना। हमारे घर में जो माँ होते हैं, जो भी मदर फिगर होते हैं, वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं, घर को ठीक ठाक करके रखते हैं फॉर फैमिली के लिए। इट वुड बी डीम्ड एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। लेकिन आप सोचो कि जिस घर में महिलाएं ये सब एक्टिविटी करता नहीं है, उस फैमिली का क्या हालत होता है। बच्चों के लिए अगर खाना नहीं बनाता है, घर को ठीक ठाक से रखता नहीं है, उस घर का क्या हालत होगा, या फिर उस घर के इंसान का क्या हालत होगा। वो कितना खाना बाहर खाएगा, और उसका मेंटेलिटी क्या होगा, उसका पेट का क्या हालत होगा, सड़ जाएगा पेट, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ पैसा कमाना ही इंटेंशन होना चाहिए। पैसा कमाने का इंटेंशन भी जो काम करते हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन साथ में जो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है, जो घर पे हमारे मदर फिगर करते हैं, वो कुछ कम नहीं है सर। सो बात ऐसा है सर, इफ आई डू सो फॉर द अदर्स ऑफ एन इनकम, मतलब यही काम अगर ये कुकिंग हाउसकीपिंग किसी और के लिए करके उसके बदले अगर हम पैसा लेते, जैसे कि होटल होटल में भी होता है ना, वो भी खाना बनाते हैं, वो भी हाउसकीपिंग करते हैं, लेकिन वो अपने घर के लिए नहीं, किसी दूसरे के लिए करते, तब वो पैसा लेता है ना। आजकल होम स्टे वगैरह आता है ना सर, होम स्टे में क्या होता है, कोई बाहर से घूमने आते हैं, उनको रखने के लिए आप खाना बनाते हो, उनको आप रहने का जगह देते हो, हाउसकीपिंग सर्विस प्रोवाइड करते हो, बदले में आप पैसा लेते हो, जो बेसिकली एक हॉस्पिटलिटी सर्विस या होटल सर्विस है ना। तो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। However, the world needs to understand that if we wish to best minds, hearts and souls, अगर हम लोग दुनिया के बेस्ट माइंड्स को, हार्ट को और सोल को एक साथ काम करा सकते हैं, the problem of facing the humanity, we must find ways of offering them the best rewards and compensations. समझ रहे हैं सर, बेस्ट माइंड, बेस्ट हार्ट एंड बेस्ट सोल मिलके अगर काम करे, दुनिया का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, और ह्यूमैनिटीज के लिए प्रॉब्लम सॉल्व करे तो दुनिया का हर प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। समझे सर। अब आगे आगे आप लोग, मैं आप लोगों को बहुत सारा पॉइंट बता दिया। अब आप लोगों को घर पे क्या काम रहेगा, आप लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी का थोड़ा डिटेल्स को एक बार गो थ्रू करेंगे, और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का डिटेल्स को थोड़ा गो थ्रू करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास नोट्स नहीं है किसी के पास, तो फिर वो मुझे बताएं, मैं उनको पीडीएफ शेयर करता हूँ जिनके पास बुक्स नहीं है या नोट्स नहीं है, ठीक है। ठीक है सर, आज इतना ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बीच में जो डिफरेंस है ये बता के ये टॉपिक को खत्म करूँ, ठीक है। कि बिजनेस क्या है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है, और इसके बीच में क्या फर्क आपको याद रखना चाहिए। और इसके बाद इस चैप्टर रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, एमसीक्यू है, आप उसको एक बार कवर अप कर लेंगे, ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। मतलब एग्जाम वाइज भी कंप्लीट करो और नॉलेज वाइज भी, ठीक है। असीमा, शिवास, बोलो। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू। हाय सर जी। ओके, टाटा। बोलो, कुछ बोल रहे हो असीमा।